पेश खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की किस्त नंबर 90 उड़न तश्तरी की तलाश। हैनीबाल के जबरदस्त लश्कर ने शहर का मुहासरा कर लिया। किले के दरवाजे बंद करने के बाद खाई के ऊपर पड़ा हुआ पुल उठा लिया गया था। नाग, अंबर और मारिया भी किले में बंद होकर रह गए थे। शहर में खाने पीने का सामान इतना मौजूद था कि लोग 6 महीने तक गुजारा कर सकते थे। हैनीबाल के जासूसों ने भी उसे खबर दे दी थी कि शहर में खाने पीने का काफ़ी सामान मौजूद है। हैनीबाल ने अपने खेमे में अपने वजीरों को बुलाकर इजलास किया। हैनीबाल ने कहा, बाबुल के बादशाह के पास काफ़ी खुराक मौजूद है। मेरे जासूसों ने खबर दी है कि शहर के लोग 6 महीने से लेकर 1 बरस तक गुजारा कर सकते हैं। ये हमारे लिए मुश्किल बात पैदा हो गई है क्योंकि हम इतनी देर तक इंतजार नहीं कर सकते। हमारे पास इतनी खुराक नहीं है कि हम 1 बरस तक इस मैदान में रहकर अपने घोड़ों, हाथियों और सिपाहियों को जिंदा रख सके। एक वजीर ने कहा, हमें पत्थर मशीनों से किले पर हमला कर देना चाहिए। दूसरा वजीर बोला, किले की खाई का पाट बहुत चौड़ा है। हमारी मशीनों के पत्थर इतनी तेजी और इतने जोर से किले की दीवार को ना लग सकेंगे कि वो टूट सके। तीसरे वजीर ने कहा, हमें आग बरसाने वाले तीरों से शहर में आग लगा देनी चाहिए और फिर हमारे सिपाही सीढ़ी लगाकर शहर की दीवार पर चढ़ जाएंगे और अंदर जाकर किले का दरवाजा खोल देंगे। हैनीबाल उन सब की बातें सुनता रहा और सोचता रहा। उसे मालूम था कि बाबुल के बुलंद किले की दीवार पर सीढ़ी लगाकर चढ़ना इतना आसान नहीं है, जबकि ऊपर से खोलता हुआ तेल फेंका जाएगा। आग लगाने वाले तीर भी पत्थर की दीवारों को आग नहीं लगा सकते थे और वो 1 बरस तक अपनी फौज को मैदान में नहीं रख सकता था। उसके पास खुराक का इतना जखीरा नहीं था। उसके अलावा मैदानों में फसल भी नहीं उगी थी। जो थोड़े बहुत गंदम के खेत थे उन्हें फौज के घोड़ों, हाथियों ने रौंद डाला था। हैनीबाल गौर कर रहा था, वो कुछ सोच रहा था। उसने फौज का दरबार बर्खास्त कर दिया। जब उसका खैमा खाली हो गया तो उसने ताली बजाकर अपने खास गुलाम को बुलाकर कहा, हानू को बुलाओ। हानू हैनीबाल का खास आदमी था। दुबला पतला, तेज तरार और बड़ा चालाक था। तराबलस का रहने वाला था और अपनी जहानत और मक्कारी की वजह से सिपाही से तरक्की करता करता हैनीबाल का खास दोस्त बन गया था। गुलाम हानू को बुलाकर ले आया। खेमे के अंदर हानू ने झुककर हैनीबाल को सलाम किया और अदब से एक तरफ खड़ा हो गया। खेमे में शानदार रेशमी कालीन बिछे थे, चांदी के गुलदान रखे थे। छत से एक सुनहरी सोने का फानूस लटक रहा था। तख्त पर खुश्क और दूसरे मेवों से लदे हुए तश्त पड़े थे। हैनीबाल ने हानू की तरफ देखा और मुस्कुराया। फिर उसके करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, हानू मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें खास मकसद के लिए बुलाया है। हानू ने अदब से सर झुकाकर कहा, गुलाम अपने आका के लिए अपना सर भी कटवाने को तैयार है। हैनीबाल कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी खातिर अपना सर कटवा सकते हो, मगर मुझे इस वक्त तुम्हारे सर की जरूरत नहीं है। हानू ने हैनीबाल की तरफ आंख उठाकर देखा और कहा, मैं अपनी औलाद भी आप पर कुर्बान करने को तैयार हूँ। हैनीबाल मुस्कुराया, मुझे तुम्हारी औलाद की भी जरूरत नहीं है। हानू ने कहा, तो फिर मैं अपने अजीम बादशाह की क्या खिदमत कर सकता हूँ। हैनीबाल ने कहा, मेरी बात गौर से सुनो। और वो हानू को लेकर खेमे के कोने में बिछे हुए तख्त पर बैठ गया और सरगोशी में उससे बातें करने लगा। हानू बड़े गौर से हैनीबाल की बातें सुनता रहा। वो साथ साथ अपने सर को आहिस्ता आहिस्ता हिलाता जाता था। जब हैनीबाल अपनी पूरी बात खत्म कर चुका तो हानू ने उठकर हाथ सीने पर रुककर झुककर अदब से सलाम किया और खेमे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद हैनीबाल ने अपनी मलका को बुलवाकर कहा, मैंने एक तीर रात के अंधेरे में छोड़ा है। मलका ने मुस्कुराकर कहा, अंधेरे में छोड़ा हुआ तीर कभी अपने निशाने पर नहीं बैठता। हैनीबाल ने कहका लगाकर कहा, बाज निशाने ऐसे होते हैं कि जिन पर अंधेरे में छोड़े हुए तीर भी लाकर लगते हैं। क्या मतलब? मलका ने पूछा। हैनीबाल ने कहा, यह मैं अभी नहीं बता सकता। और वो तख्त पर बैठकर तश्त में से ताज़ा सेब उठाकर खाने लगा। साथ साथ वो कुछ सोचकर मुस्कुरा भी रहा था। दूसरे दिन की तारीख रात हैनीबाल के सिपाही अपने खैमों में ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे थे। कहीं कहीं लश्कर में खैमों के सामने आग रोशन थी, जिसकी रोशनी में पहरेदार सिपाही चक्कर लगाकर पहरा दे रहे थे कि कहीं दुश्मन शब खून न मारे। दूर किले की फसील पर गहरी खामोशी और अंधेरा छाया हुआ था। उस अंधेरे और खामोशी में लश्कर के दूर तक फैले हुए खैमों में से एक खैमे का पर्दा आहिस्ता से हटा और एक पुरस्रार साया बाहर निकलकर गायब हो गया। ये साया चंद एक खैमों के पीछे से होता हुआ जब अलाव के करीब से गुजरा तो एक पहरेदार ने जोर से आवाज लगाई, रुक जाओ नहीं तो नेजा मार दूंगा। पुरस्रार साया वही रुक गया। सिपाही तलवार सौंधकर उसकी तरफ बढ़ा। पुरस्रार साये ने अपना स्याह हाथ लिबादे से बाहर निकालकर सिपाही को दिखाया ही था कि सिपाही ने झुककर कहा, आप जा सकते हैं। पुरस्रार साया आगे बढ़ गया। आखिरी खेमे के पास एक स्याह रंग का घोड़ा बंधा खड़ा था। पुरस्रार साया घोड़े पर बैठ गया और उसका रुख रात के अंधेरे में शहर और किले की तरफ कर दिया। रात बड़ी अंधेरी थी। आसमान पर नीले सितारे चमक रहे थे। उनकी मध्यम रोशनी में पुरस्रार साया घोड़े पर सवार उसे भगाए लिए जा रहा था। कच्ची मिट्टी के मैदान में घोड़े के टापों की आवाज ज्यादा नहीं उभर रही थी। जब किले की खाई करीब आ गई तो पुरस्रार साय ने घोड़े का रुख मशरक की तरफ कर दिया। अब घोड़े को खाई से काफी परे हटकर आहिस्ता आहिस्ता लिए जा रहा था। जब वो काफी आगे निकल गया तो उसने घोड़ा रोक लिया।
वो घोड़े पर से उतर आया। उसने घोड़े को एक दरख्त से बांधा और जमीन पर रेंगता किले की खाई की तरफ बढ़ा। खाई के किनारे पर जाकर उसने पहली बार सर पर से कपड़ा परे खिसकाकर इर्द गिर्द देखा तो पता चला कि यह हैनिबाल का खास दोस्त मकार हानू है। हानू एक खास काम पर उधर आया था। पता करते हैं कि एक किस मकसद को लेकर आधी रात के खेमे से निकलकर यहाँ पहुंचा है। किले की ऊंची दीवार खाई के पार खड़ी थी। खाई पानी से भरी हुई थी। उसका पाट काफी चौड़ा था और यह किले के साथ साथ गोल चक्कर लगाती चली गई थी। किले की फसील पर उस तरफ कोई सिपाही पहरा नहीं दे रहा था। हानू आहिस्ता से खाई के पानी में उतर गया और सांप की तरह बड़ी खामोशी से तैरते हुए खाई के दूसरे किनारे की तरफ तैरने लगा। वो कमाल होशियारी से तैर रहा था कि पानी में जरा सी भी आवाज पैदा नहीं हो रही थी। वैसे भी उसका रंग गहरा सांवला था। ऊपर से उसने जिस्म को स्याह लिबादे में लपेट रखा था। बड़े सुकून से खाई के पानी में तैरते तैरते वो दूसरे किनारे पर पहुंच गया। खाई से बाहर निकलकर वो किनारे की झाड़ियों में दुबक पर बैठ गया। उसे 2-3 सिपाहियों के ज़रा बख्तर की आवाज आई। यूं लगा जैसे पहरेदार सिपाही आ रहे हैं। हानू झाड़ियों में घुस कर लेट गया। इतने में किले की फसील के बाहर खाई के साथ साथ चक्कर लगाकर पहरा देने वाले सिपाही नमोदार हुए। उन्होंने तलवारें और नेज़े लगा रखे थे। ढालें उनकी पीठ पर लगी हुई थी और वो आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। रात बड़ी अंधेरी है। हाँ, हैनिबाल का लश्कर शायद 2-1 रोज तक हमला कर दे। नहीं, वो ऐसी गलती अभी नहीं करेगा। उसका ख्याल है कि शहर के लोगों के पास खुराक कम है। वो अपने किले का दरवाजा अपने आप खोल देंगे। ये उसका वहम है। हम लोग 2 बरस तक शहर में बंद रह सकते हैं। हैनिबाल के जासूस उसे एक एक पल की खबर दे रहे हैं, मगर उसके जासूस किले के अंदर कैसे दाखिल हो सकते हैं? हम तो हर वक्त यहाँ पहरा देते रहते हैं। तुम हैनिबाल को नहीं जानते। वो बड़ा होशियार जर्नैल है। उसके जासूस अंधेरे में साया बनकर अंदर दाखिल हो जाते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि हैनिबाल के जासूस बड़े चालाक हैं। क्या इस वक्त भी तो उसका कोई जासूस हमारे साथ साथ साया बनकर नहीं चल रहा? हमें होशियार रहना होगा। उस वक्त दोनों सिपाही हानू के करीब से गुजर रहे थे। हानू ने सोचा कि अगर उन सिपाहियों ने झाड़ियों की तलाशी ले ली तो वो पकड़ा जाएगा। उसने अपनी कमर में छुपाया हुआ खंजर निकालकर हाथों में मजबूती से पकड़ लिया। वो एक सिपाही को मारकर मरना चाहता था। मरना तो उसे बहरहाल था ही। वो अपनी जान हथेली पर लेकर एक बड़े अहम मकसद को लेकर दुश्मन के घर के बाहर आ गया था। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी और बाबुल वालों की किस्मत बुरी थी कि सिपाही आगे निकल गए और हानू उनके हाथों से बच गया। अगर वो सिपाही अकल से काम लेते हुए जरा झाड़ियों में झांकते तो हैनिबाल का खास जासूस हानू वहां उन्हें मिल जाता, मगर ऐसा ना हो सका। सिपाही आगे निकल गए। कुछ दूर तक उनके लोहे के ज़रा बख्तर और कदमों की आवाज़ सुनाई दी, फिर वो बंद हो गई और वहां एक बार फिर रात की गहरी खामोशी छा गई। हानू झाड़ियों में से बाहर निकल आया। उसने अपने कपड़े निचोड़कर दोबारा पहने। उसे मालूम था कि ये सिपाही किले की फसील के गिर्द आधा चक्कर लगाकर आएंगे। उसके हिसाब से उन्हें काफी देर बाद वापस उधर से गुजरना था। इस दौरान में हानू ने जो कुछ करना था वो कर लेना था। वो तेजी से लपक कर किले की फसील के पास आ गया। उसने लिबादे के अंदर से एक गठली सी निकालकर जमीन पर रखी। उसे खोला और उसके अंदर से गौ बाहर निकाली। गौ एक बड़े गिरगिट की तरह का जानवर होता है जो जिस जगह रुक जाए वहां अपने पंजे गाड़ देता है और उसे कोई वहां से नहीं ला सकता। ये गौ जो हानू ने गठली से निकाला था खास तौर पर सुधाया हुआ था। उसकी कमर के साथ एक पतली मगर बड़ी मजबूत रस्सी बंधी थी। हानू ने गौ को किले की दीवार पर छोड़कर उसकी दुम पर जरा सा काट दिया। गौ एक छोटे से मगरमच्छ की तरह दीवार पर बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। हानू ने रस्सी ढीली कर दी। गौ किले की फसील के ऊपर जाकर दूसरी तरफ उतर गया। अब हानू ने नीचे से रस्सी को आहिस्ता से खींचा। दूसरी जानिब गौ दीवार के साथ चिमट गया। हानू ने रस्सी को जोर से खींचा। गौ दीवार के साथ ज्यादा जोर से चिमट गया। कमंद तैयार है, अब मुझे ऊपर चढ़ना चाहिए। और हानू रस्सी के सहारे किले की दीवार पर चढ़ने लगा। चढ़ाई आसान नहीं थी, मुश्किल चढ़ाई थी। यह भी खतरा था कि सिपाही वापस ना आ जाएं, मगर हानू के हौसले बुलंद थे। वो रस्सी के सहारे ऊपर ही ऊपर चढ़ा जा रहा था। दूर से देखने पर एक स्याह धब्बा लगता था जो किले की दीवार पर ऊपर की जानिब रेंग रहा था। आखिर वो किले की फसील पर पहुंच गया। किले की फसील पर पहुंचकर हानू उस जगह फसील के पत्थरों से चिमट गया। उसने रस्सी ऊपर खींच ली और उसे गौ के साथ लपेटकर कपड़े में बांधा और फसील के अंदर एक सुराख में छुपा दिया। अब उसने फसील पर लेटे लेटे सर उठाकर दाएं बाएं देखा। फसील पर दूर दूर तक कोई पहरेदार नहीं था। जिस दीवार पर वो चिमटा हुआ था वो थोड़ी सी ऊंची थी। हानू आहिस्ता से कूदकर फर्श पर आ गया। खामोशी, पुरस्रार खामोशी और अंधेरा फैला हुआ था। किले का ये फर्श काफी चौड़ा था और फसील के साथ साथ चला जा रहा था। थोड़े थोड़े फासले पर बुर्जियां बनी थी जिनके अंदर सिपाही पहरा दे रहे थे और फसील के ऊपर बड़े बड़े कड़ाहों में तेल खोल रहा था कि अगर आधी रात को भी दुश्मन सीढ़ी लगाकर फसील पर चढ़ने की कोशिश करे तो उस पर खोलता हुआ तेल डालकर उसे तबाह कर दिया जाए। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि एक खतरनाक शख्स दीवार के ऊपर पहुंच चुका था। हानू एक ऐसा शख्स था कि उस शहर के तमाम इलाके को जानता था।
وہ اس سے پہلے 2-3 بار اس قلعے میں آ چکا تھا اور شاہی محل کی سیر بھی کر چکا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاہی محل میں برکا نام کی ایک حبشی کنیز کسی زمانے میں ہانو کی بیوی رہ چکی تھی۔ برکا ملکہ کی خاص کنیز تھی۔ ہانو فصیل کی دیوار سے اتر کر چھت پر آیا۔ یہاں سے وہ ایک پرنالے کے ذریعے دوسری چھت پر آ گیا۔ یہ شاہی محل کی وہ چھت تھی جس کے نیچے برکا کنیز کا کمرہ تھا۔ دیوار کے پہلو میں اس کمرے کی کھڑکی تھی۔ ہانو نے اوپر سے جھک کر دیکھا، کھڑکی میں اندر جلنے والی شمع کی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ کیا برکا جاگ رہی ہے؟ کہیں اس کے پاس کوئی دوسرا شخص تو نہیں؟ خطرے کا یہ خیال ہانو کے دل میں پیدا ہوا۔ چھت کی منڈیر سے جنگلی پھولوں والی ایک بیل رسے کی طرح نیچے جا رہی تھی۔ یہ بیل برکا کی کھڑکی کے قریب سے ہو کر گزرتی تھی۔ ہانو نے بیل کے رسے کے ذریعے آہستہ آہستہ دیوار پر نیچے اترنا شروع کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا تھا اور بیل کے پتوں میں چھپا ہوا تھا۔ جب وہ کھڑکی کے قریب آیا تو اس نے ذرا آگے بڑھ کر کھڑکی کے باہر نکلے ہوئے کھلے پٹ کو ایک ہاتھ سے تھام لیا اور ذرا آگے جھک کر اندر دیکھا۔ اس کی پہلی بیوی برکا کنیز اکیلی تھی۔ وہ ایک چوکی پر بیٹھی کسی کپڑے پر کوئی کڑھائی کر رہی تھی۔ کپڑے کو لکڑی کے چوکھٹے میں لگا رکھا تھا اور گرم رنگدار دھاگے سے اس پر بڑے بڑے پھول بنا رہی تھی۔ ہانو یہ دیکھ کر بڑا مطمئن ہوا کہ برکا کمرے میں اکیلی تھی۔ اس نے کھڑکی کے اندر چھلانگ لگا دی۔ جو ہی وہ دھم سے فرش پر کودا، برکا کنیز کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ہانو نے چیتے کی طرح لپک کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر اپنے چہرے کا کپڑا کھول کر کہا، برکا میں ہوں تمہارا پہلا شوہر۔ برکا نے ہانو کو پہچان لیا۔ وہ اور ہانو حبشہ میں ایک ساتھ کھیلے کودے تھے۔ بڑے ہوئے تو ان کی شادی ہو گئی، لیکن بعد میں برکا بابل کی ملکہ کے ہاں چلی گئی اور اس نے ہانو کو چھوڑ دیا۔ ہانو نے برکا کو ہمیشہ گھر میں خوش رکھا تھا اور کبھی کوئی تکلیف نہیں دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ برکا اس کی بڑی عزت کرتی تھی۔ ہانو تم یہاں کہاں؟ ہانو نے کہا، پہلے یہ کھڑکی بند کر کے شمع گل کر دو اور کوئی مدھم روشنی والا چراغ جلاؤ۔ برکا سمجھ گئی کہ ہانو اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر کسی خاص کام کے لیے وہاں آیا ہے۔ اسے یہ خبر مل چکی تھی کہ ہانو ہینیبال کا خاص آدمی بن چکا ہے۔ اس حساب سے وہ دشمن کا سپاہی تھا جو بابل کے شاہی محل میں آدھی رات کو گھس آیا تھا۔ اندر سے برکا خوفزدہ بھی ہو گئی تھی۔ اس نے شمع گل کر دی اور دھیما چراغ جلا دیا۔ کمرے میں چراغ کی مدھم روشنی بڑی پراسرار لگنے لگی۔ برکا ہانو کے قریب آ گئی۔ اس کی آنکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا تھا۔ اس نے سہمی ہوئی سرگوشی میں پوچھا، تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ جان ہتھیلی پر رکھ کر آیا ہوں، برکا نے کہا۔ مگر تم مجھے یہاں سے لے جانے آئے ہو کیا؟ ہانو مسکرایا، احمق عورت، یہ تم نے کیوں سوچ لیا؟ نہیں، میں ایک دوسرا مقصد لے کر یہاں آیا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ برکا نے پوچھا۔ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ برکا قالین پر بیٹھ گئی۔ ہانو بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس نے گھبرا کر سانس لے کر برکا کا ہاتھ تھام کر کہا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ملکہ بابل سے میری ملاقات کرا دو۔ برکا حیرانی سے ہانو کا منہ تکنے لگی کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ ہانو نے کہا، میں ملکہ کو ہینیبال کا ایک خاص پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہینیبال نے مجھے اس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ میرا یہ کام تمہارے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ برکا نے کہا، تمہاری نیت نیک نہیں ہے۔ ہانو کہنے لگا، میں بری نیت لے کر نہیں آیا ہوں۔ یہ لو میرا خنجر، تم اپنے پاس رکھ لو۔ اور ہانو نے لبادے کے اندر سے خنجر نکال کر برکا کے آگے پھینک دیا۔ برکا نے دیکھا چراغ کی مدھم روشنی میں بھی خنجر کی تیز دھار چمک رہی تھی۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ ہانو نے خنجر اٹھا کر برکا کی طرف بڑھا کر کہا، یہ لو، ڈرو نہیں برکا، اسے سنبھال کر رکھو، جاتی دفعہ میں تم سے لے لوں گا۔ برکا نے خنجر لے کر صندوق میں ڈال لیا۔ پھر وہ اس کے پاس آ کر بولی، تم ملکہ سے کیا بات کہنا چاہتے ہو؟ ہینیبال کا کیا پیغام ہے؟ کیا وہ صلح کرنا چاہتا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو اسے دن کی روشنی میں اپنے سفیر کو بھیجنا چاہیے تھا۔ تم رات کی خاموشی میں چوروں کی طرح چھپ کر کیوں آئے ہو؟ ہانو نے کہا، اس لیے کہ یہ پیغام ہی ایسا ہے کہ صرف میں ملکہ تک پہنچا سکتا ہوں۔ برکا کچھ پریشان سی ہو گئی۔ وہ قالین سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ہانو بھی اس کے پاس آ گیا، کہنے لگا، سنو برکا، یقین کرو میں بڑی نیک نیت کے ساتھ یہاں تک آیا ہوں اور میں نے اس مقصد کے لیے اپنی زندگی خطرے میں ڈال دی ہے۔ میں تمہاری ملکہ سے ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں۔ تم یوں ہی سمجھ لو کہ یہ صلح کا پیغام ہے۔ اس کی وجہ سے ہزاروں انسانوں کا گشت خون رک جائے گا۔ یہ شہر تباہی اور بربادی سے بچ جائے گا۔ بس تم ایک بار مجھے ملکہ سے ملوا دو، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہانو نے کچھ اس قسم کی باتیں کی کہ برکا تیار ہو گئی۔ اس نے کہا، تم آج کی رات اسی کمرے میں رہو، میں صبح تمہاری ملاقات ملکہ سے کروا دوں گی۔ ہانو نے برکا کا ہاتھ چوم کر کہا، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رات گزر گئی، دن نکلا تو برکا سیدھی ملکہ کی خوابگاہ میں گئی۔ اس نے چنگو برتے پر گیت گا کر ملکہ کو خواب سے بیدار کیا، پھر اسے غسل کروایا، اسے چوزوں کی یخنی بادام ڈال کر پلائی۔ جب ملکہ غسل سے فارغ ہو کر تیار ہو گئی تو اس نے اسے ہانو کے بارے میں بتایا کہ ہینیبال نے اپنا ایک خاص آدمی اس کے لیے ایک خصوصی پیغام دے کر بھیجا ہے۔ ملکہ نے چونک کر پوچھا، کیا کہا؟ ہمارے دشمن کا ایک آدمی ہمارے محل میں آ گیا ہے؟ برکا نے کہا، وہ آدمی کبھی میرا خامد رہ چکا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ہینیبال کا ایک ایسا پیغام لے کر آیا ہے جس کی وجہ سے یہ شہر برباد ہونے سے بچ جائے گا۔ ملکہ نے کچھ سوچ کر کہا، کہاں ہے وہ آدمی؟ اگر آپ حکم دیں تو میں اسے ابھی حاضر کیے دیتی ہوں۔ ہاں، اسے حاضر کرو، لیکن کسی دوسرے انسان کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ ایسا ہی ہوگا ملکہ عالم۔
बरका ने हानू को महल के खास पहरेदार का लिबास पहनाया और लेकर सीधा मलका के कमरे में आ गई। हानू ने अंदर आकर झुककर मलका को सलाम किया और हाथ बांधकर एक तरफ खड़ा हो गया। मलका ने ताली बजाकर बरका से कहा, तुम जा सकती हो। बरका चली गई। जब ख्वाबगाह में मलका और हानू रह गए तो मलका ने कहा, हानू, बरका हमारी प्यारी कनीज है, उसने हमें बताया है कि तुम उसके खामिद रह चुके हो और हैनीबाल हमारे दुश्मन का कोई पैगाम लेकर आए हो। हानू ने झुककर कहा, आपने बिल्कुल ठीक सुना है मलका आलम। मलका ने कहा, क्या पैगाम लाए हो? हानू ने कहा, मलका आलम, मेरी बात गौर से सुनिएगा। आपको मालूम है कि हैनीबाल एक ज़बरदस्त ताकत का नाम है। ये एक सैलाब है जिसने हजारों शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया है। उसके आगे बड़े से बड़ा बादशाह भी नहीं ठहर सका। उसके लश्कर ने बड़े बड़े लोहे के बने हुए किलों के दरवाजे पाश पाश करके उनके हुक्मरानों के सर काट डाले हैं। उसके आगे आपका किला कोई हकीकत नहीं रखता। अगर आप 2 बरस तक भी किले के दरवाजे बंद रखें तो हैनीबाल के लश्कर आपका इंतजार करेंगे, मगर हैनीबाल को मालूम है कि आप 6 माह से ज़्यादा अरसा नहीं गुजार सकते। उसके अलावा हैनीबाल के लश्कर के पास ऐसी मशीनें हैं जिनके बड़े बड़े पत्थर इस किले की ईंट से ईंट बजा सकते हैं। मलका ने बरहम होकर कहा, क्या तुम हमें हैनीबाल से खौफजदा कराने आए हो यहाँ? हानू ने जल्दी से कहा, नहीं मलका आलम, ऐसी बात नहीं है। तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो? हानू ने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा, मलका आलम, हैनीबाल को मालूम है कि आपके बादशाह का एक बेटा भी है जो आपका नहीं बल्कि आपकी पहली मलका का बेटा है। बादशाह उसे अपना वली अहद बनाना चाहता है। एक बेटा आपका भी है। अगर आप हैनीबाल के साथ मिल जाएं तो उसने वादा किया है कि वो आपको बेटे को उसका शहर का तख्त देकर उसे बाबुल का बादशाह बना देगा। मलका ने चेहरा उठाकर हानू को देखा। हैनीबाल क्या चाहता है? हानू ने कहा, वो वादा करता है कि इस शहर का बादशाह आपका अपना बेटा होगा, सौतेला बेटा नहीं। मलका कुछ सोच में पड़ गई। उसे ये मालूम था कि हैनीबाल एक ज़बरदस्त जर्नैल है और वो उसके मुल्क को फतह करने की ताकत रखता है। उसे ये भी मालूम था कि उसने कई शहरों को फतह करके उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया है। वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसका सौतेला बेटा बाबुल का बादशाह बनकर बैठ जाए और उसका अपना बेटा सारी उम्र उसकी गुलामी में गुजार दे। हैनीबाल की पेशकश बुरी नहीं थी। मलका ने हानू से कहा, क्या हैनीबाल अपने वादे पर कायम रहेगा? हानू ने तीर निशाने पर लगता देखा तो खुश होकर बोला, मलका आलम, हैनीबाल एक बहादुर जर्नैल है। दुनिया जानती है कि उसने आज तक किसी से झूठा वादा नहीं किया। अगर ऐसी बात होती तो मैं अपनी जान खतरे में डालकर आपके पास ना आता। यकीन करें कि अगर आप हैनीबाल के साथ मिल गई तो इस शहर के तख्त पर आपका बेटा राज करेगा, नहीं तो वो सारी जिंदगी एक गुलाम बनकर जिंदगी बसर कर देगा और उसे कभी बाबुल का तख्त नसीब नहीं होगा। मलका ने पूछा, हैनीबाल मुझसे क्या चाहता है? हानू ने कहा, सिर्फ एक बात कि आप अपने खास गुलाम को हिदायत कर दें कि वो परसों आधी रात गुजरने के बाद किले का दरवाज़ा अंदर से खोल दें। बस उसके बाद आपका बेटा बाबुल का हुक्मरान होगा। मलका टहलने लगी, फिर भानू के करीब आकर बोली, मुझे मंजूर है, मगर ये राज किसी दूसरे पर हरगिज हरगिज जाहिर ना होगा। कभी नहीं मलका आलम, कभी नहीं। इतना कहकर हानू मलका बाबुल की ख्वाबगाह से बाहर निकल गया। उधर खास कनीज बरका उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे लेकर अपने कमरे में आ गई। क्या हुआ, तुम कामयाब रहे? हाँ, मगर एक खास हद तक। असल में हानू बरका को सारी बात नहीं बताना चाहता था। उसने कहा, अब मैं जाता हूँ, मगर दिन की रोशनी में तुम्हारा जाना खतरनाक होगा। बेहतर है कि तुम रात के अंधेरे का इंतजार करो। ठीक है। हानू ने सारा दिन बरका के कमरे में गुजार दिया। जब आधी रात ज्यादा गुजर गई तो वो खामोशी से निकला और बरका की मदद से सीढ़ियां चढ़कर किले की छतों से होता हुआ उस जगह पर आ गया जहां उसका जानवर गोह उसका इंतजार कर रहा था। गोह की मदद से वो किले की फसील से नीचे आ गया। खाई अबूर करने के लिए वो झाड़ियों की तरफ बढ़ा ही था कि पीछे से एक सिपाही ने उसकी गर्दन पकड़ ली। कौन हो तुम? हानू ने पलट कर देखा, वो एक पहरेदार ही था। उसने खंजर निकालकर पहरेदार पर हमला कर दिया। हमला इस कदर अचानक और शदीद था कि पहरेदार संभल ना सका और खंजर उसके दिल में उतर गया और वो गिरा और तड़प कर मर गया। हानू ने उसकी लाश को वहीं छोड़ा और खाई में कूद पड़ा। खाई को तैर कर पार करने के बाद वो उस मुकाम पर आया जहां उसने घोड़ा बांध रखा था। घोड़ा वहां नहीं था, शायद दिन में उसे कोई खोल कर ले गया था। हानू ने पैदल ही अपने लश्कर की तरफ चलना शुरू कर दिया। सुबह होने से पहले पहले वो अपने लश्कर में पहुंच गया। उसने पिछले पहर हैनीबाल से मिलना मुनासिब न समझा। बाकी रात उसने आराम किया। दिन निकला तो वो हैनीबाल की खिदमत में हाजिर हुआ और उसे मलका बाबुल के साथ की गई सारी बात सुना डाली। हैनीबाल बहुत खुश हुआ कि उसकी साजिश कामयाब रही। उसने खुशी से एक नारा लगाया और हानू की तरफ हाथ फैलाकर कहा, तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो। फिर उसने गले में से कीमती मोतियों का हार उतारकर हानू को दे दिया और कहा, कल आधी रात को हम बाबुल शहर में दाखिल हो जाएंगे। हानू ने कहा, मगर हुजूर, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि मलका बाबुल अपने वादे से फिर जाएगी? हैनीबाल जोर से हंसा, अहमक, हमने बड़ा कारी तीर लगाया है। ये माँ की ममता का मामला है। मलका बाबुल अपने बेटे को बाबुल का बादशाह देखना चाहती है। वो कभी अपने वादे से नहीं फिरेगी। हानू ने डरते डरते पूछा, हुजूर, क्या आप उसके सौतेले बेटे को बाबुल का बादशाह बना देंगे? हैनीबाल ने फलक शिगाफ कहका लगाकर कहा, हम उसके सौतेले बेटे को उसकी आंखों के सामने हलाक करेंगे। जो माँ अपने बेटे के लिए अपने खामद को धोखा देती है वो इस काबिल नहीं है कि उस पर रहम किया जाए।
हानू ने कहा, मगर हुजूर उसका बेटा तो उसका अपना बेटा है। हैनीबाल ने कहा, मगर उसका खामिद भी उसका अपना खामिद है। भानु सोचने लगा कि हैनीबाल ने बड़ी गहरी बात कह दी है। अब वो अगली रात का इंतजार करने लगा। उसे यकीन नहीं था कि बाबुल की मलका अपने खास गुलाम की मदद से किले का दरवाज़ा खुलवा देगी, मगर हैनीबाल को पक्का यकीन था कि आधी रात को बाबुल के दरवाजे खुल जाएंगे और उसकी फौजें शहर के अंदर दाखिल हो जाएंगी। मलका बाबुल दिल में बहुत खुश थी कि हैनीबाल के साथ उसकी साजिश मुकम्मल हो गई है और अब उसका बेटा बाबुल के तख्त पर बैठेगा। उसने आधी रात को किले का दरवाज़ा खुलवाने के लिए अपने खास गुलाम को बुलवाया। गुलाम आया, उसने झुककर सलाम किया। मलका ने उससे कहा, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि अपने आदमियों के साथ मिलकर आज रात किले का दरवाज़ा खोल देना। जिस वक्त ये बातें मलका की ख्वाबगाह में हो रही थी, ठीक उसी वक्त मारिया अंबर की शाही ख्वाबगाह से निकलकर यूं ही महल का चक्कर लगा रही थी। उसने मलका की ख्वाबगाह में आवाज़ें सुनी तो वहां रुक गई। वहां आ गई करीब तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मारिया को चूंकि कोई नहीं देख सकता था, इसलिए बड़ी आसानी से अंदर आ गई। उसने मलका बाबुल को अपने खास गुलाम के साथ बातें करते देखा तो समझ गई कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। वो एक तरफ होकर खड़ी हो गई और उनकी बातें सुनने लगी। मलका ने कहा, मैंने तुम्हें जो कुछ कहा है तुमने गौर से सुन लिया है ना? गुलाम ने सर झुकाकर कहा, सुन लिया है मलका आलम। आज रात आधी गुजर जाने के बाद किले का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। बस मैं तुमसे यही कहना चाहती थी, किले का दरवाज़ा हर हाल में खोल देना है। गुलाम ने कहा, मलका आलम, क्या हैनीबाल की फौजें आज रात बाबुल के शहर में दाखिल हो जाएंगी? मलका ने गुस्से के आलम में उसे झिड़क कर कहा, क्या बकवास करते हो? तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? खबरदार, अगर फिर ऐसा सवाल किया तो तुम्हारी जुबान खींच दूंगी। गुलाम ने सर झुकाकर कहा, माफ कर दें हुजूर, गलती हो गई। बस जाओ और आज रात किले का दरवाज़ा खोल देना। जो हुक्म मलका आलिया। गुलाम मलका की ख्वाबगाह से निकल गया। मारिया ने गुफ्तगू सुनी तो हैरान रह गई कि मामला तो उलट गया है। फौरन वहां से भागकर अंबर के कमरे में आई जहां नाग और अंबर बातें कर रहे थे। उन्हें सारी बात सुनाई तो वो परेशान हो गए। ये तो मामला ही उलट रहा है। यही तो मैं कह रही हूँ, अब क्या होगा? नाग ने कहा। अंबर बोला, घबराओ नहीं यार, सब ठीक हो जाएगा। मारिया ने कहा, अगर मैं इत्तेफाक से टहलती टहलती मलका की ख्वाबगाह की तरफ ना निकल जाती तो ये राज राज ही रहता और कल जब हम सोकर उठते तो इस शहर पर हैनीबाल का राज होता। तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, नाग ने कहा। अंबर ने मारिया और नाग से कहा, ये अब तुम दोनों का काम है कि शहर का दरवाज़ा ना खुलने पाए। ऐसा ही होगा। अंबर अपनी ख्वाबगाह में चला गया। मारिया और नाग आधी रात के वक्त किले की ड्योढ़ी में आ गए। मारिया ने उस गुलाम को पहचान लिया था जो किले का दरवाज़ा खुलवाने के लिए ड्योढ़ी में दाखिल हो रहा था। उसने इस खतरनाक साजिश में ड्योढ़ी के दोनों पहरेदारों को भी शामिल कर लिया था। गुलाम को देखकर दोनों पहरेदार कोठरी से निकलकर सामने दरवाजे के पास आ गए। दूसरी तरफ हैनीबाल की फौजें हमला करने के लिए अंधेरे में रेंगती हुई किले की खाई के पास पहुंच गई थी। उन्होंने अपने साथ खाई को अबूर करने के लिए हवा से फूले हुए मशकीज़े उठा रखे थे। वो किले के खुलने का इंतजार कर रहे थे। मारिया ने गुलाम को देखकर नाग से कहा, ये लोग दरवाज़ा खोलने वाले हैं नाग, घबराओ नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। नाग ने उसी वक्त सांप का रूप बदल लिया। मारिया पहरेदार के पास आ गई। गुलाम ने पहरेदारों से कहा, वक्त आ गया है, दरवाज़ा खोल दो। दोनों पहरेदार आगे बढ़े। अभी उन्होंने किले के दरवाजे में चाबी घुमाई थी कि शोकर की आवाज़ आई और एक 10 फुट लंबा सांप फन उठाकर उनके सामने आ गया। पहरेदार डर कर पीछे हटे। गुलाम ने तलवार निकाली और सांप को हिलाक करने के लिए आगे बढ़ा। पीछे से मारिया ने गुलाम के सर पर तलवार का वार किया। वो चीख मारकर गिरा और तड़पने लगा। नाग ने एक पहरेदार को डस लिया। दूसरा पहरेदार पीछे को दौड़ा। मारिया ने उसे भी गिरा दिया। सांप ने उसके गिरते ही डस दिया। नाग फिर से इंसान की शक्ल में आ गया। मारिया, वापस चलो, किले के ऊपर चलकर देखते हैं। दोनों किले के ऊपर वाले बुर्ज में आ गए। यहाँ पहरेदार सिपाही सो रहे थे। शायद उस मकार गुलाम ने उन्हें कोई बेहोशी की दवा पिला दी थी, क्योंकि नाग के बार बार जगाने पर भी होश में ना आए। मारिया ने कहा, अंधेरे में सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हैनीबाल की फौजें जरूर खाई की दूसरी तरफ हमला करने के लिए आ गई होंगी। नाग ने कहा, मैं जाकर देखता हूँ। नाग ने अकाब का रूप बदला और उड़ता हुआ खाई के पार चला गया। वो नीचे प्रवास करते करते मैदान में आया तो उसे जमीन के साथ लगे हुए बेशुमार सिपाही नजर आए जो किले के दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहे थे। ये हजारों की तादाद में थे और उनके पास फूले हुए मशकीज़े भी थे। हैनीबाल का जर्नैल एक तरफ झाड़ियों में झुककर बैठा किले की तरफ देख रहा था। अकाब वापस आ गया। उसने मारिया को आकर सारी सूरत-ए-हाल बयान कर दी। मारिया ने कहा, कहीं ये लोग सचमुच ही किले पर हमला ना कर दें। इस वक्त मालूम होता है शाही फौज सो रही है। उधर हैनीबाल के जर्नैल ने देखा कि वक्त गुजर रहा है और किले का दरवाज़ा उसी तरह बंद है, तो वो परेशान होकर वापस हैनीबाल के खेमे में गया और सारी बात बयान की। हैनीबाल गुस्से में आ गया। जमीन पर पांव पटक कर गरजा, मलका ने हमारे साथ धोखा किया है, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर उसने खेमे से बाहर आकर बुलंद आवाज से कहा, किले पर हमला कर दिया जाए। उसी वक्त जंग का बिगल बजा दिया गया। खेमों में सोए हुए फौजी हड़बड़ाकर उठ बैठे और अपने अपने हथियार लेकर सफों में आन खड़े हुए। पत्थर फेंकने वाली मशीनें तैयार कर दी गईं। खाई के किनारे छुपे हुए दस्ते को हुक्म दिया गया कि जो ही पत्थरों से किले में शगाव पड़े वो खाई को तैर कर पार करें और किले में दाखिल हो जाएं।
मारिया और नाग किले की फसील पर खड़े थे कि एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई बड़ा सा पत्थर पहाड़ी से गिरा हो। फिर एक बहुत बड़ा पत्थर हवा में उड़ता हुआ आया और धमाके के साथ किले की दीवार से टकराया। मारिया और नाग परेशान होकर बोले, दुश्मन ने रात को हमला कर दिया है। और दोनों वहां से निकलकर सीधे अंबर के पास आए और हमले की खबर दी। उस वक्त तक बादशाह और दीगर उमरा वज़रा को भी हमले का पता चल गया था। फसील पर पहरा देती फौजें बेहोश थीं। फौरन उसकी जगह दूसरी फौजें बुलाई गई। बड़े बड़े पत्थर हवा में उड़ते हुए आते और किले की दीवार से टकराते। एक धमाका होता और किले की दीवार टूट जाती। मामला खतरनाक था। फसील से हैनिबाल की फौज पर तीरों की बारिश शुरू हो गई, लेकिन उसका उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। फौज के एक दस्ते ने मशकीज़ों से खाई अबूर कर ली थी और अब बड़ी बड़ी ढालें अपने सरों पर रखे किले की तरफ बढ़ रही थी। किले के ऊपर से गर्म खोलता हुआ तेल उन पर डाला गया। कई फौजी मर गए। पत्थरों ने किले की दीवार में शगाफ डाल दिया था। दुश्मन की फौज का एक दस्ता उस शगाफ से शहर में दाखिल हो गया। घमसान की जंग शुरू हो गई। बादशाह को एक एक पल की खबर मिल रही थी। वो परेशान था। उसे पता चल गया था कि दुश्मन की फौज शहर में दाखिल हो गई है। उसने अंबर से कहा, हैनिबाल आगे बढ़ता आ रहा है, शायद अब हमें शिकस्त का मुंह देखना पड़े। हमारे पास इतनी फौज नहीं है। अंबर ने कहा, घबराओ नहीं बादशाह सलामत, मैं वैशी हैनिबाल की बर्बरियत से इस शहर को तबाह नहीं होने दूंगा। बादशाह ने हाथ मलते हुए कहा, तुम आसमानी देवता हो, मेरे शहर के अमन पसंद लोगों को हैनिबाल के जुल्म से बचाओ। हम जंग नहीं चाहते, मगर हैनिबाल हमारे शहर की ईंट से ईंट बजाने और हमारे बच्चों को कत्ल करने आ रहा है। अंबर कहने लगा, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। ये कहकर अंबर महल से निकलकर किले के ऊपर आ गया। वहां मारिया और नाग भी खड़े थे। अंबर ने कहा, मैं उड़न तश्री की तरफ जा रहा हूँ। इस शहर को तबाह होने नहीं दिया जाएगा। मैं इस शहर के बच्चों, औरतों और बूढ़ों को कत्ल नहीं होने दूंगा। जंग बड़े जोरों पर थी। पत्थर किले की फसील को तोड़ रहे थे। जलते हुए तीर रात के अंधेरों को चीरते हुए किले के अंदर गिर रहे थे। शगाफ में घमसान का रंग पड़ रहा था। जख्मियों की चीखों पुकार से शोर मचता था। तलवारों से तलवारें टकरानी थी। अंबर ने एक बुर्ज से रस्सा नीचे गिरा दिया। अंबर रस्से की मदद से किले से नीचे उतरने लगा। किले के दरवाजे बंद थे। शगाफों में खूनी लड़ाई हो रही थी। सिवाय बुर्ज से रस्सी के जरिए नीचे उतरने के और कोई रास्ता नहीं था। किले के सिपाहियों ने अंबर को नीचे उतरते देखा तो चीख कर कहा, क्यों खुदकुशी कर रहे हो? अंबर रस्सी की मदद से नीचे उतर रहा था। दुश्मन के तीर उस पर आकर गिर रहे थे, मगर उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। आखिर अंबर नीचे उतरने में कामयाब हो गया। उसने खाई में छलांग लगा दी और रात के अंधेरे में खाई पार कर गया। उस तरफ ज्यादा लड़ाई नहीं हो रही थी। अंबर झाड़ियों में से होता हुआ कुएं वाले जंगल की तरफ रवाना हुआ। लड़ाई का शोर मचा था। हाथी किले की तरफ बढ़ रहे थे। घोड़े जोर से हुनहुना रहे थे। सिपाही नारे लगाते किले पर तीर और पत्थर फेंक रहे थे। हैनिबाल अपने खेमे के बाहर घोड़े पर खड़ा लड़ाई का मंजर देख रहा था। रात ढल रही थी और दिन की हल्की रोशनी जाहिर हो रही थी। अंबर घमसान की जंग में से बचता बचाता साथ वाले जंगल की तरफ बढ़ता जा रहा था कि अचानक सामने से हैनिबाल के 4 सिपाही निकल आए। उन्होंने अंबर के सीने पर नजर रख दिया। दुश्मन के जासूस हो, क्या करने आ रहे हो? अंबर के पास इतना वक्त नहीं था कि वो उन वहशी सिपाहियों के साथ बहस मुबासा करे। उसने नेजा हाथ से परे फेंक दिया। सिपाही की आंखों में खून उतर आया। उसने तलवार निकालकर दूसरे सिपाहियों को इशारा किया कि इस जासूस को यहीं खत्म कर दो। चारों सिपाही अंबर पर टूट पड़े, लेकिन भला अंबर का वो क्या बिगाड़ सकते थे, सिवाय इसके कि वो अंबर का वक्त जरूर जाया कर रहे थे, क्योंकि उधर हैनिबाल की फौज का एक हिस्सा शहर में दाखिल होकर लूट मार करने और आग लगाने में मसरूफ था। अंबर ने एक नेजा खींच लिया और उसमें 2 सिपाहियों को परो डाला। दूसरे सिपाही दहशत ज़दा हो गए, क्योंकि वो देख रहे थे कि उस शख्स पर तलवार के वार बेकार जा रहे थे। दोनों डर कर भाग गए। वो यही समझे कि आधी रात को भूत आ गया है। अंबर वहां से भागता हुआ जंगल में दाखिल हो गया। फिर उस कुएं के किनारे आ गया जिसमें उसकी उड़न तश्तरी पड़ी थी। वो रस्सी की सीढ़ी से उतरकर उड़न तश्तरी में दाखिल हो गया। उसने अंदर दाखिल होते ही बटन दबाया। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। बटन दबाने से उड़न तश्तरी कुएं की तह से ऊपर उठना शुरू हो गई। जब कुएं से बाहर निकल आई तो अंबर ने सीट पर बैठते हुए थ्राइल को पीछे कर दिया। तश्तरी जरा टेढ़ी होकर जंगल के दरख्तों से ऊपर आ गई और फिर वो मैदान जंग की तरफ प्रवास करने लगी। उसके नीचे से बड़ी तेज रोशनी निकलकर एक बहुत बड़े दायरे की शक्ल में जमीन पर पड़ रही थी। मैदान जंग में बड़े जोरों पर लड़ाई हो रही थी। हाथियों, घोड़ों और सिपाहियों का एक शोर मचा था। किले का दरवाजा आधा तोड़ दिया गया था। बादशाह के सिपाही जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे, मगर उनकी तादाद बहुत कम थी। हैनिबाल के सिपाही बेशुमार थे। दिन की रोशनी हो रही थी। किले की दीवार के नीचे सिपाहियों की लाशें पड़ी थी। अचानक हैनिबाल ने आसमान की तरफ देखा। उसे दूर से एक अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। ऐसी गूंज की आवाज उसने जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। ये कैसी आवाज है? उसने अपने वजीरों से कहा, जो घोड़ों पर सवार उसके पास ही खड़े थे। सब के सब आसमान की तरफ तकने लगे। दूर आसमान पर एक गोल चांदनी की थाली सी आगे बढ़ती चली आ रही थी, जिसके नीचे से बड़ी तेज नीली रोशनी निकल रही थी। ये क्या शय चली आ रही है? हैनिबाल ने कहा। सबके रंग फक हो रहे थे। हैनिबाल भी उस आसमानी बला को देखकर परेशान हो रहा था। उन्होंने सिवाय परिंदों के दुनिया की और कोई शय उड़ते हुए नहीं देखी थी।
उड़न तश्तरी के जन्नाटे की तरह उनके सरों पर से गुजरकर आगे मैदान की तरफ निकल गई, जहां हैनीबाल की फौजें लड़ रही थी। हैनीबाल ने चीख कर तलवार लहराई, खुदाए ज़्यूस, ये बलाए नागहानी क्या है? कई वजीर घोड़ों पर से गिर पड़े। हाथियों ने रोशनी देखी तो डर कर एक तरफ को भागे। घोड़े बिदक गए और सवार नीचे गिर पड़े। पत्थर फेंकने वाली मशीनें किले की दीवार पर बराबर पत्थर फेंक रही थी। उड़न तश्तरी उनके ऊपर आकर रुक गई। फिर उसमें से सुर्ख रंग की एक तेज शुआ धमाके के साथ निकली और मशीन पर गिरी। एक पटाखा सा फटा और मशीन जलकर भस्म हो गई। इसी तरह दूसरी मशीन पर सुर्ख शुआ गिरी और वो भी जलकर भस्म हो गई। साथ ही सिपाही भी जलकर राख हो गए। उड़न तश्तरी ने सारी मशीनों को जलाकर खाक कर दिया। हैनीबाल घोड़ा भगाने लगा। सवारों ने उसे रोक दिया। हजूर, वहां जाना खतरनाक होगा। उड़न तश्तरी अब दुश्मन के सिपाहियों के ऊपर घूम रही थी और बार बार सुर्ख शुआएं नीचे फेंक रही थी। इस शुआ से दुश्मन के सिपाही, हाथी और घोड़े जलकर खाक हो रहे थे। सिपाहियों में भगदड़ सी मच गई। किले के ऊपर खड़े बादशाह के सिपाही भी इस तश्तरी को दहशतज़दा नजरों से देख रहे थे, जो उनकी मदद कर रही थी और उनके दुश्मनों को हलाक कर रही थी। बादशाह ने जब ये सुना कि आसमान से कोई तश्तरी उनकी मदद को आ गई है, तो वो भी किले की फजील पर आ गया और बुर्ज में से उड़न तश्तरी की तबाही का तमाशा देखने लगा। वो खुश भी था और हैरान भी था। उसके वजीर भी फटी फटी आंखों से ये सारा खेल देख रहे थे। उनकी आंखों के सामने उनका दुश्मन तबाह हो रहा था। सिपाही, हाथी, घोड़े और पत्थर फेंकने वाली मशीनें जलकर राख हुई जा रही थी। मारिया और नाग भी ये सब कुछ देख रहे थे। बादशाह ने नाग से कहा, यह जरूर हमारा देवता अंबर है। नाग ने कहा, इसके सिवा और कौन हो सकता है? बादशाह के चेहरे पर भी दहशत थी। उसने सहमी हुई आवाज में कहा, कहीं ये तश्तरी हमारे किले की फसील को न बर्बाद कर दे। नाग ने कहा, अंबर अहमक नहीं है, वो दोस्त और दुश्मन में तमीज कर सकता है। हैनीबाल भी खैमे के बाहर एक टीले की ओट में घोड़े पर सवार अपने लश्कर की तबाही देख रहा था। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो घोड़े से उतरकर खैमे में गया और अपने देवता ज़्यूस के बुत के आगे झुककर बोला, अजीम देवता, मेरी मदद करो। दुश्मन के देवताओं ने मेरे लश्कर पर हमला कर दिया है। वो मेरी फौज को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। मेरी मदद को आओ, नहीं तो तुम्हारा नाम लेने वाला इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। मगर एक मिट्टी का बुत हैनीबाल की क्या मदद कर सकता था भला? अंबर की उड़न तश्तरी जदीद साइंस की रोशनी में तैयार की गई थी। उसे तो कोई साइंस की रूह से ही शिकस्त दे सकता था, लेकिन हैनीबाल के जमाने में साइंस के नाम से भी कोई वाकिफ नहीं था। हैनीबाल खेमे से बाहर आ गया और खौफजदा निगाहों से उड़न तश्तरी को देखने लगा तो गोते लगा लगा कर उसके फौजियों को चुन चुन कर हलाक कर रही थी। मैदान में जगह जगह आग लगी थी। हाथी घोड़े चीखते शोर मचाते भाग रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी और मौत का खेल शुरू था। लश्कर के सिपाही जिधर मुंह उठा भाग रहे थे। हैनीबाल के सिपा सलार ने आगे बढ़कर घबराई हुई आवाज में कहा, हजूर, फौज को पीछे हटने का हुक्म दे दें, नहीं तो एक भी सिपाही जिंदा नहीं बचेगा। हैनीबाल ने हाथ उठाकर पसपाई का हुक्म दे दिया और पांव जोर जोर से जमीन पर मारता अपने खेमे में चला गया। उसी वक्त फौजों की पसपाई का बिगल बजा दिया गया। ये तो यूं ही एक रस्म पूरी की गई थी, वरना फौज तो पहले ही भाग रही थी। बिगल की आवाज सुनकर जो बचे कुचे हुए सिपाही जमे हुए थे और उड़न तश्तरी के हमलों से महफूज थे, वो भी भाग उठे। थोड़ी ही देर में मैदान खाली हो गया। सिवाय सिपाहियों के जले हुए ढांचों और हाथी घोड़ों के स्याह हड्डियों के वहां कुछ भी नहीं था। दुश्मन के जो सिपाही किले के अंदर दाखिल हो चुके थे, उन्हें गिरफ्तार करके कैदी बना लिया गया। हैनीबाल अपने वजीरों, सिपा सलारों और कमांडरों को लेकर बर्क रफ्तार घोड़ों पर सवार होकर वहां से भाग गया। बादशाह, नाग, मारिया और दूसरे दरबारी किले की फसील से दुश्मन की तबाही और हैनीबाल के फरार का सारा मंजर देख रहे थे। मैदान बिल्कुल वीरान पड़ गया। मैदान में हाथी, घोड़ों और सिपाहियों की जली हुई लाशें थी और खैमे उखड़े पड़े थे। जगह जगह से धुआं उठ रहा था। अंबर ने अपना काम खत्म करके उड़न तश्तरी को दोबारा वापस जंगल की तरफ मोड़ा और कुएं में ले जाकर छुपा दिया। फिर वो कुएं से बाहर निकला और एक घोड़े पर सवार होकर वापस किले में आ गया। किले में सिपाहियों, दरबारियों, अमीरों, वजीरों और शहरियों ने उसका नारे लगाकर पुरजोश खैर मकदम किया। उस पर फूलों की बारिश की गई। बादशाह और मलका ने भी आगे बढ़कर अंबर का इस्तकबाल किया। मलका भी अंबर की जबरदस्त ताकत की कायल हो गई थी, मगर वो अपने मकसद में नाकाम हो चुकी थी। अब उसका बेटा तख्त का वारिस नहीं बन सकता था। उस रात फतेह की खुशी में शाही महल में एक शानदार दावत दी गई। हर तरफ खुशियां बरस रही थी। मारिया, नाग और अंबर एक अलग बरादरी में बैठे फल वगैरह खा रहे थे और बातें कर रहे थे। मारिया को कोई नहीं देख रहा था। इतने में बादशाह अंबर के पास आया और बड़े अदब और मोहब्बत से बोला, अजीम देवता, मेरे उमरा और वजीरों की ख्वाहिश है कि आप दोनों भाई उनके साथ बैठकर खाना तनावुल करें। अंबर ने कहा, उन्हें यहाँ बुला लें। बादशाह ने कहा, वो तो खुद हाजिरी देने को तैयार थे, लेकिन मैंने इस ख्याल से रोक दिया कि कहीं ये गुस्ताखी न ख्याल की जाए। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें यहाँ बुलवा लें। बादशाह थोड़ी देर में अपने दरबारियों के साथ आकर अंबर और नाग के पास चांदी की आरामदेह कुर्सियों पर बैठ गया और बातें शुरू हो गई। उनमें उश्तर नाम का एक अमीर भी था, जो अंदर से मलका के साथ मिला हुआ था और चाहता था कि बादशाह का तख्ता उलटकर मलका के बेटे को तख्त पर बिठा दिया जाए। उश्तर को मलका ने खास तौर पर इस काम पर लगाया था कि वो अंबर की ताकत का राज मालूम करे ताकि उसे शिकस्त दी जा सके।
उश्तर ने अंबर से बातें शुरू कर दी और बातों बातों में उड़न तश्तरी का राज मालूम करने की कोशिश शुरू कर दी। अंबर ने कहा, उड़न तश्तरी एक आसमानी ताकत है, इस राज को सिवाय मेरे और कोई नहीं जान सकता और आप लोग समझ ही नहीं सकते। बेहतर यही है कि उड़न तश्तरी के बारे में आप सोचना छोड़ दें, आपका छोटा दिमाग उड़न तश्तरी के भेद को ना समझ सकेगा। बादशाह ने कहा, अंबर देवता ठीक कहता है, हमें इस मौजू पर दोबारा गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं। लेकिन अंबर और नाग समझ गए कि उश्तर तश्तरी का भेद क्यों मालूम करना चाहता था। उन्हें शक हुआ कि ये आदमी मलका का आदमी हो सकता है। अंबर को इतना पता चल चुका था कि मलका अपने बेटे को वलीयत बनाना चाहती है, जिसकी वजह से वो बादशाह के खिलाफ है और अपने बेटे को तख्त का वारिस बनाने की खातिर वो बादशाह को भी हलाक करवा सकती है। उसी रात मलका की ख्वाबगाह में अमीर उश्तर अंधेरी रातारी से होता हुआ आया और उसने मलका को सारी सूरत हाल से बाखबर किया। मलका ने कहा, मालूम होता है इस तरीके से हम उड़न तश्तरी के राज को ना पा सकेंगे, लेकिन मैं सोचती हूँ कि हमें राज को मालूम करने की जरूरत भी क्या है। हम तो ये चाहते हैं कि उस उड़न तश्तरी को तबाह कर दिया जाए, क्योंकि यही बादशाह की ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है और यही हमारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। उश्तर बोला, मगर उसे किस तरीके से तबाह किया जाए? मलका ने कहा, यह शख्स उड़न तश्तरी को लेकर गया कहाँ था, ये किसी को मालूम नहीं। ये कैसे हो सकता है? उसने जरूर उड़न तश्तरी को किसी न किसी जगह रखा होगा। तुम ये मालूम करो कि अंबर ने उड़न तश्तरी किस जगह रखी हुई है, फिर उसे हर तरीके से तबाह कर दो ताकि बादशाह का सबसे ज्यादा ताकतवर बाजू टूट जाए और हम तख्त पर कब्जा कर लें। उश्तर बोला, मैं सुबह उड़न तश्तरी की खोज में अपने खास आदमी रवाना करूंगा। मलका ने कहा, आदमी भरोसे के होने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त से पहले ही हमारा राज फाश हो जाए। उश्तर मुस्कुराया। मलका आलम, उश्तर ने कच्ची गोलियां नहीं खेली, आप बेफिक्र रहें, मेरे आदमी खास आदमी हैं, वो मर जाएंगे मगर अपना राज किसी पर जाहिर नहीं करेंगे। ठीक है, सुबह उठते ही पहला काम यही करो और फिर मुझे ये खुशखबरी सुनाओ, तुमने उड़न तश्तरी को तबाह कर दिया है। ऐसा ही होगा। उश्तर चला गया। मलका अपने बेटे को बादशाह बनाने के ख्वाब देखने लगी। दूसरे रोज आसमान पर बादल छाए हुए थे और दिन निकलते ही हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मारिया, नाग और अंबर अपने महल में बैठे नाश्ते से फारे होकर आपस में बातें कर रहे थे। नाग ने अंबर से कहा कि वो बादशाह को कहे कि गरीब रियाया में दौलत तकसीम करे और उनको जमीनें मुफ्त दी जाएं। मारिया बोली, बादशाह का अपना वादा पूरा करना चाहिए। अंबर मुस्कुराया। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि बादशाह ने कल रात ये हुक्म जारी कर दिया था कि तमाम गरीब किसानों में ज़मीन मुफ्त बांट दी जाए और हर गरीब आदमी को 10 अशरफी माहाना वजीफा हुकूमत की तरफ से मिलेगा। मारिया और नाग खुश होकर बोले, ये तो बड़ी अच्छी बात है, 10 अशरफी माहाना बड़ा काफ़ी मुआवजा है। इस तरह से तो इस शहर के सारे गरीब खुशहाल हो जाएंगे। हमारा मकसद भी यही था कि इस शहर के गरीब खुशहाल हो जाएं और कोई बेचारा फाका कशी की जिंदगी बसर न करे। मारिया बोली, मेरा ख्याल है हैनीबाल अपनी शिकस्त का बदला लेने जरूर आएगा। अंबर ने कहा, जब तक उसके जासूस उसे खबर देते रहेंगे कि हम यहाँ हैं, वो हमला करने की जरूरत नहीं करेगा। जिस दिन हम उड़न तश्तरी लेकर यहाँ से चले गए, उसके दूसरे दिन हैनीबाल उस शहर की ईंट से ईंट बजा देगा। नाग ने कहा, इस एतबार से तो हमें यहाँ से कभी भी नहीं जाना चाहिए। मारिया बोली, ये तो नामुमकिन बात है, हमें यहाँ से वापस अपनी ज़मीन में भी जाना है। अंबर कहने लगा, सवाल यह है कि हम अब वापस अपनी ज़मीन में जाएंगे कैसे? खुदा जाने ये कौन सा स्यारा है जिसकी ज़मीन पर हम आ गए हैं। खुदा जाने हमारी ज़मीन यहाँ से कितनी दूर है और हम अपनी उड़न तश्तरी पर वहाँ पहुँच भी सकेंगे कि नहीं। नाग ने कहा, बहरहाल हमें कोशिश तो करनी होगी। हम अपने साइंस के ज़माने में वापस जाना चाहते हैं। इस पुराने ज़माने में हम कब तक ज़िंदगी बसर कर सकेंगे? अंबर बोला, ठीक है, अच्छा ख्याल है, कोशिश करेंगे, ज़रूर करेंगे और मेरा ख्याल है कि हम कामयाब भी हो सकते हैं। खला में पहुँच हमारा राब्ता किसी न किसी सियारे से ज़रूर हो जाएगा, वो हमारी रहनुमाई कर सकेगा। लेकिन यहाँ बैठकर तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये सियारा हमारे ज़माने से बहुत पीछे है, हज़ारों साल पीछे है। मारिया बोली, तो फिर हम यहाँ बैठकर अपना वक्त क्यों ज़ाया करें? हम यहाँ से अब निकल चलना चाहिए। मारिया का ख्याल मुनासिब मालूम होता है। नाग ने कहा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अंबर ने कहा, बेहतर है, अगर आप लोग यही चाहते हैं, हम 2-1 दिन में यहाँ से कूच कर जाएंगे। इस उड़न तश्तरी में इतनी ताकत है कि वो हमें खला में किसी भी सिमत ले जा सकती है। उधर कूच करने की तैयारियां हो रही थी और दूसरी तरफ मलका का खास आदमी उश्तर अपने खास आदमियों को उड़न तश्तरी की तलाश में रवाना कर रहा था। ये दोनों सुराग रसां उश्तर के बड़े माहिर सुराग रसां थे और उड़ती चिड़िया के पर गिन लिया करते थे। उश्तर ने उन्हें हुक्म दिया कि वो सारी बात को राज में रखें और हर हालत में उड़न तश्तरी के ठिकाने को तलाश करने के बाद उसे उसी जगह तबाह करके वापस आ जाएं। दोनों जासूस उसी तरफ को चल पड़े जिधर उन्होंने जंग के दौरान उड़न तश्तरी को जाते देखा था। उनको यकीन था कि जिधर उड़न तश्तरी आखिरी बार जाती देखी गई थी, उधर ही कहीं अंबर ने उसे छुपा कर रखा होगा। वीरान मैदान से गुजरकर आगे जंगल आ गया जो नदी के साथ साथ दूर तक चला गया था। उस जंगल में छोटे छोटे टीले भी थे जिन पर जंगली झाड़ियां उगी हुई थी। हैनीबाल के जमाने के ये बड़े मक्कार और मशहूर जासूस थे। वो घोड़े के सूंहों के निशान देखकर बता दिया करते थे कि ये किस नस्ल का घोड़ा है और उसका वजन कितना है। लेकिन मुसीबत ये थी कि उड़न तश्तरी के पाँव के निशान नहीं थे। वो तो आसमान पर उड़ती हुई जंगल में किसी जगह गायब हो गई थी।
फिर भी वो पूरी तरह कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से उन्हें उड़न तश्तरी का सुराग मिल जाए। आज से 3000 साल पहले के इंसान थे। अंदर से डरते भी थे कि कहीं अचानक आसमान से उड़न तश्तरी नमदार होकर उनको भस्म न कर डाले। वो कदम कदम पर इधर उधर देखते आगे बढ़ते गए। हल्की हल्की बूंदाबांदी अब रुक गई थी। आसमान उसी तरह बादलों से ढका हुआ था। दोनों जासूस कमर के साथ तलवारें लगाए हुए थे और बड़े चौकस थे। एक एक खंजर उन्होंने हाथों में भी पकड़ रखा था कि जरा कहीं खतरा हो तो फौरन हमला कर दें। वो जमीन को बड़े गौर से देख रहे थे कि उड़न तश्तरी के नीचे उतरने से कहीं हवा के दबाव की वजह से झाड़ियां झुकी हुई तो नहीं है। इतना उन्हें भी मालूम था कि ये शय कहीं भी उतरी होगी वहां हवा का दबाव बढ़ गया होगा और घास फूस इधर उधर उड़ी होगी। एक जासूस अचानक रुक गया और एक झाड़ी की जानिब इशारा करते हुए कहा, उधर गौर से देखो। दूसरे जासूस ने झाड़ी को देखा। बारिश में भीगी हुई झाड़ी अपनी जगह से उखड़कर दूर जा गिरी थी। जाहिर है कि यह तेज हवा का करिश्मा था, जबकि सुबह से वहां तेज हवा बिल्कुल नहीं चली थी। दूसरा जासूस कहने लगा, हमारा दुश्मन यहीं कहीं है। उन्होंने इर्द गिर्द की जमीन को खंगालना शुरू कर दिया। जासूस वाकई उकाबी नजर रखते हैं। उन्होंने ठीक जगह तलाश कर ली थी। उनसे थोड़ी ही दूर वो कुआं था जिसके अंदर उड़न तश्तरी छुपी हुई थी। आखिर वो तलाश करते करते और खोज लगाते उस कुएं के पास पहुंच गए। कुआं झाड़ियों से ढका हुआ था। फिर भी उन्होंने नीचे झुककर देखा तो उन्हें उड़न तश्तरी तह के साथ लगी हुई साफ नजर आ गई। वो मारा, एक जासूस ने खुश होकर खंजर हवा में लहराया। आखिर हमने दुश्मन को तलाश कर ही लिया, अब हम उश्तर से भारी इनाम वसूल कर लेंगे। दूसरे जासूस ने जल्दी से कहा, खामोश, हो सकता है इस खौफनाक बला के अंदर कोई हमारी बातें सुन रहा हो। अब सोचना यह है कि इसे किस तरह से तबाह किया जाए। वो देर तक किनारे की झाड़ियों में बैठे गौर करते रहे। आखिर एक बोला, हमें नीचे उतरकर इस बला के अंदर जाना चाहिए। दूसरा बोला, इसमें हमारी जान का खतरा है। तो फिर क्या करें? मेरा ख्याल है हम कुएं में घास फूस और खुश लकड़ियां डालकर आग लगा देते हैं। यह तरकीब अच्छी है। उन्होंने इधर उधर से खुश्क घास और खुश्क लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी। काफी देर बाद उन्होंने बहुत सी लकड़ियां इकट्ठी कर ली और उन्होंने कुएं में फेंकना शुरू कर दिया। उड़न तश्तरी की छत एक ऐसी धात की बनी हुई थी कि अगर उस पर बड़े बड़े पत्थर भी पूरी ताकत से फेंके जाते तो कोई असर न पड़ता। अपने ख्याल के मुताबिक जब वो काफी लकड़ियां और घास कुएं में फेंक चुके तो उन्होंने दो पत्थरों को रगड़कर आग की चिंगारी से खुश्क घास के गड्ढे में आग लगाई और कुएं में फेंक दी। कुएं में खुश्क घास ने आग पकड़ ली, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि आसमान पर बादल जोर से गरजे और तेज बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते कुएं में जलती आग बुझ गई। वो दोनों परेशान हुए कि अब क्या करें। हमें नीचे उतरकर इस बला के अंदर जाकर आग लगाना चाहिए। सोच लो, क्या इसमें खतरा तो नहीं? अगर खतरे की बात हुई तो ऊपर आ जाएंगे। तो फिर चलो। दोनों एक रस्सी की मदद से कुएं के अंदर उतर गए। उड़न तश्तरी का दरवाजा बंद था। उन्होंने उसके गिर्द एक चक्कर लगाया, कोई जगह अंदर जाने की नहीं थी। अचानक एक जासूस की निगाह एक स्याह बटन पर पड़ गई। कहने लगा, जरूर इस स्याह बटन में कोई बात है, और उसने बटन दबा दिया। दूसरे जासूस ने कानों पर हाथ रख लिया। उसका ख्याल था कि शायद कोई धमाका हो, मगर बटन दबने से उड़न तश्तरी का दरवाजा खुल गया। उनके सामने अंदर का मंजर था, कंप्यूटर, मशीनें, डायल और चमकती हुई चांदी जैसी छत। दोनों ने डरते डरते अंदर कदम रखा। वो दीवार के साथ लगकर धड़कते दिलों के साथ अंदर के मशीनों को ताज्जुब से देखने लगे। उनके चेहरों पर दहशत सी थी। वो खौफजदा थे कि ये क्या शय है जहां वो आ गए हैं। फिर एक जासूस खुश्क लबों पर जुबान फेर कर बोला, ये सब क्या है? दूसरे ने सर हिलाया, देवताओं को ही मालूम होगा। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उन्होंने कमरे में मशीनों के पास जाकर उन्हें गौर से देखना शुरू कर दिया। एक जासूस ने यूं ही किसी लाल बटन को दबा दिया। उसके दबते ही सामने स्क्रीन पर सितारों का मंजर उभर आया। उस मशीन में रिकॉर्ड की हुई टेप थी जो स्क्रीन पर चलने लगी। आसमान पर सितारों को चक्कर लगाते और चमकते देखकर वो सहम कर परे हट गए। बटन फिर से दबा दो, नहीं तो आसमान जमीन पर आ जाएगा। उस जासूस ने जल्दी से बटन दबा दिया। प्रोजेक्टर रुक गया और स्क्रीन पर से मंजर गायब हो गया। इन बातों को छोड़ो, जितनी जल्दी हो सके इस बला को तबाह करके यहाँ से भाग चलो। दूसरा जासूस बोला, यहाँ आग कैसे लगाएं? मैं पत्थर और घास साथ लाया हूँ। उसने जल्दी से पत्थरों को रगड़कर आग पैदा की और खुश्क घास को आग लगाकर उसे मशीनों पर फेंक दिया। मगर आग यहाँ क्या कर सकती थी? घास जलकर बुझ गई। एक बार फिर कोशिश करो, इस दफा आग वहां लगाओ। सामने एक शीशे का सिलेंडर था। उनका ख्याल था कि ये कोई रेशमी पर्दा है। उन्होंने सिलेंडर पर आग फेंकी तो अचानक हरारत की वजह से कंप्यूटर की टेप ने चलना शुरू कर दिया। कमरे में आवाज गूंजी, हेलो हेलो चार्ली, हेलो चार्ली, कॉस्मिक 17 डिग्री 45। हेलो चार्ली, मैं खला से बात कर रहा हूँ, हेलो। उसकी आवाज पर दोनों खौफजदा होकर दीवार के साथ लग गए। एक जासूस दीवार से कुछ इस तरह से टकराया कि एक डायल पर गिर पड़ा। उसके गिरने से एक खुफिया बटन दब गया और उड़न तश्तरी का दरवाजा बंद हो गया। वो दरवाजे की तरफ भागे। उन्होंने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, मगर दरवाजा तो बिल्कुल दीवार बन गया था, जरा भी अपनी जगह से ना हिला। अब क्या करें? हम तो यहाँ कैद हो गए हैं। अब हमने यहाँ आग लगाई तो हम भी साथ ही जल मरेंगे। दूसरे जासूस ने कहा, हमें यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। क्या कोशिश कर सकते हैं?
उन्होंने उड़न तश्तरी के गोल कमरे में घूम फिर कर देखा, वहां कोई ऐसी शय नहीं थी जिससे दरवाजा तोड़ा जा सकता। आखिर उन्होंने अपनी तलवारें निकालकर दरवाजे को कूटना शुरू कर दिया, मगर तीसरे चौथे वार पर ही उनकी तलवारें टूटकर गिर पड़ीं। खाली दस्ते उनके हाथ में रह गए। तश्तरी की दीवारें मजबूत स्टील की बनी हुई थीं, उन पर तलवार का जरा सा निशान भी न बन सका। अब क्या होगा? ये दोनों जासूस जिन्हें मलका के खास आदमी उश्तर ने उड़न तश्तरी को तबाह करने के लिए भेजा था, उड़न तश्तरी में कैद होकर रह गए थे। दूसरी तरफ अंबर नाग को साथ लेकर कुएं पर आ गया। उड़न तश्तरी को रवानगी के लिए तैयार किया जाए। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वहां से कूच कर जाएंगे। कुएं पर आकर जो अंबर ने झांक कर नीचे देखा तो परेशान होकर बोला, ये लकड़ियां और घास किसने नीचे फेंक दी? नाग ने कहा, इसमें आग भी लगाई गई थी जो बारिश की वजह से बुझ गई। अंबर ने कहा, सिवाय मलका के और किसी की शरारत नहीं हो सकती। मलका ने उड़न तश्तरी तबाह करवाने की कोशिश की होगी। वो हैनिबाल से मिलकर अपने बेटे को तख्त का वारिस बनाना चाहती है। सवाल यह है कि यहाँ तक आग लगाने वाले कैसे पहुंचे और अब वो कहाँ हैं? अंबर बोला, पहुंच तो सकते थे, आखिर तलाश करते करते यहाँ तक आ गए होंगे। उन्होंने आग लगाने की कोशिश की होगी मगर कामयाब ना हो सके। दूसरा बड़ा अहम सवाल यह है कि वो लोग अब कहाँ हैं? नाग ने कहा, मेरा ख्याल है आग लगाने में नाकाम होकर यहाँ से भाग गए होंगे। कम वक्तों ने हमारी उड़न तश्तरी का ठिकाना तलाश कर लिया। ये बुरी बात हुई है ना, वो इसका क्या बिगाड़ लेंगे? फिर भी ये राज राज ही रहता तो अच्छा था। बहरहाल नीचे चलकर देखते हैं कि उड़न तश्तरी को अंदर से तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दोनों कुएं के नीचे आ गए, बटन दबाकर दरवाजा खोला और अंदर चले गए। अंदर की फिजा कुछ बदली हुई थी। फिजा में घास के धुएं की बू थी। अंबर ने सूंघ कर कहा, मालूम होता है अंदर भी किसी ने आग लगाने की कोशिश की है। नाग ने कहा, मगर वो लोग अंदर कैसे आ सकते थे? क्या पता बटन को तलाश करके दरवाजा खोलकर अंदर आ गए हों। इसका मतलब ये हुआ कि वो अब भी अंदर ही होंगे, नहीं भाग गए होंगे। उन्हें तलाश किया जाए। अंबर ने उड़न तश्तरी का दरवाजा बंद कर दिया। वो सिलेंडर के पास गए तो उन्हें फर्श पर सूखा घास मिला जो थोड़ा सा जलकर बुझ गया था। ये देखो, यहाँ आग लगाने की कोशिश की गई है। कमाल है भाई, ये कोई बड़ा बहादुर और मकार आदमी मालूम होता है। फर्श पर 2 आदमियों के पांव के निशान हैं, यहाँ 2 आदमी हैं। उन्होंने उड़न तश्तरी को तलाशी लेने के बजाय एक बटन दबाकर कंप्यूटर को हुक्म दिया कि वो बताए वहाँ और कौन कौन है। कंप्यूटर की बत्ती जली और फिर आवाज आई, सिलेंडर के पीछे 2 आदमी छुपे हुए हैं। अंबर और नाग लपक कर सिलेंडर के पीछे गए। वहां वो दोनों जासूस सहमे हुए बैठे थे, मगर जब उन्होंने देखा कि अंबर और नाग सर पर आ गए हैं तो उन्होंने खंजर निकालकर उन पर हमला कर दिया। हैनिबाल के जमाने के लोग तलवारबाजी और खंजरबाजी में बड़े होशियार और फुर्तीले हुआ करते थे। इस अचानक हमले से नाग घबरा गया क्योंकि उसे नुकसान पहुंच सकता था। वो पीछे हटा, भागकर दीवार के साथ लग गया। एक जासूस खंजर लेकर उसकी तरफ भागा। नाग ने गहरा सांस लिया और एकदम से चिड़िया बनकर उड़न तश्तरी की छत के साथ लटके हुए राड पर बैठ गया। नाग को एकदम गायब होता और फिर चिड़िया के रूप में बदलता देखकर जासूस के अपने हाथों के तोते उड़ गए। खंजर उसके हाथ में पकड़ा ही रह गया और वो फटी फटी निगाहों से चिड़िया को तकने लगा। दूसरे जासूस ने अंबर पर खंजर से भरपूर वार कर दिया था। खंजर अंबर के सीने में लगा मगर उचटकर जासूस के हाथ से गिर पड़ा। वो दोबारा खंजर उठाने के लिए झुका तो अंबर ने उसकी गर्दन पर एक हाथ मारा। उस हाथ ने जासूस की गर्दन को टुकड़ों में बदल दिया। जासूस की लाश फर्श पर बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। दूसरे जासूस ने अपने साथी का यह अंजाम देखा तो घबराकर पीछे हटा। फिर कुछ सोचकर खंजर ले रहा था वो अंबर पर हमलावर हुआ। अंबर ने उसे बाजू से पकड़कर जोर से खींचा। जासूस सामने वाली दीवार से जाकर जोर से टकराया और गिर पड़ा। अंबर उसके सर पर जा पहुंचा और गर्दन पांव पर रखकर बोला, तुम्हें किसने भेजा था? इसी असना में नाग भी इंसान की शक्ल में वहां गया था और जासूस उसे टिक 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 देख रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे ना मारो, मैं अभी बताता हूँ, जल्दी बोलो। हमें मलका के खास वजीर उश्तर ने इस चीज को तबाह करने के लिए भेजा था। अंबर ने नाग की तरफ रुख फेर कर कहा, मेरा अंदाजा ठीक निकला, ये सारी साजिश मलका की थी। फिर वो जासूस की तरफ मुंह करके बोला, तुम्हारे साथी की लाश बाहर कुएं में फेंक दी जाएगी, मगर तुम्हें हम माफ कर देंगे ताकि तुम मलका को जाकर बता सको कि फिर कभी हमारे खिलाफ कोई साजिश करने की कोशिश न करे, वरना उसका अंजाम भी वही होगा जो तुम्हारे साथी का हुआ है। जासूस ने उठते हुए कहा, आप अजीम देवता हैं, आप मेरी जान बख्शी करके मुझे अपना गुलाम बना लिया है। मैं वादा करता हूँ कि आपका पैगाम मलका तक पहुँचा दूंगा। अब तुम जा सकते हो। नाग ने अंबर से कहा, ये उड़न तश्तरी के राज को फाश कर देगा। अंबर मुस्कुराया, फिर क्या होगा? अब ये राज राज नहीं रहना चाहिए, हमें अपनी ताकत सबको दिखानी चाहिए। ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने जासूस को कुएं से बाहर निकालकर भगा दिया। उसके बाद वो देर तक उड़न तश्तरी को मशीनों और डायलों को साफ करते और चेक करते रहे। हर शय बिल्कुल ठीक ठाक थी। मेरा ख्याल है हमें अब यहाँ से कूच करना चाहिए, यहाँ रहने का अब कोई फायदा नहीं है। क्या मलका को उसकी मकारी का मजा न चखाया जाए? नाग बोला, इसका बादशाह को सदमा होगा, अगरचे वो एक साजिशी मकार औरत है मगर बादशाह की बीवी है। अगर हमने उसे यूं ही छोड़ दिया तो हो सकता है वो बाद में भी बादशाह को नुकसान पहुंचाए, तो फिर ये उसकी किस्मत है। बादशाह को इतना अहमक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम आज रात यहाँ से निकल चलेंगे। ये फैसला करके अंबर और नाग कुएं से निकलकर सीधे महल पहुंचे और मारिया को जाकर अपने फैसले की खबर दी। मारिया बोली, मैं तुम्हारे फैसले से इत्तेफाक नहीं करूंगी।
वो क्यों? अंबर ने पूछा। मारिया बोली, वो इसलिए कि आप लोग हवा में तीर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। खला में हर कदम पर खतरा है। क्या मालूम हमारी उड़न तश्तरी खला में सफ़र करती किसी सूरज की कशिश में जद में आकर भस्म हो जाए, और फिर हमें यह भी यकीन नहीं कि हमें दोबारा खला में कोई ज़मीन की तरह का पुरअमन सियारा मिलेगा कि नहीं। तुम्हारा मतलब क्या है? नाग ने पूछा। मारिया ने कहा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें इस पुरसकून दुनिया को छोड़कर बगैर किसी वजह के खला में प्रवास नहीं करना चाहिए। क्या खबर खला में ये उड़न तश्तरी कब तक हमारा साथ दे? क्या मालूम हम किसी ऐसी फ़ज़ा में पहुँच जाए जहाँ ये उड़न तश्तरी तबाह हो जाए और शहाब साकिब की तरह आग बगोला होकर फ़ज़ा में राख बन जाए। इस तरह से हम बेशुमार ख़तरों को दावत दे रहे हैं। मैं तो यही कहूँगी कि हमें इस दुनिया में रहकर अपनी दुनिया से राब्ता पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। अगरचे हम पुराने दौर में आ गए हैं, फिर भी हम अपनी दुनिया के सिग्नल अपने सेट पर ज़रूर वसूल कर सकते हैं, जबकि खला में ऐसा करना दुश्वार होगा क्योंकि खला में फ़ज़ा नहीं है। मारिया की बातें अक्लमंदी की बातें थी। दोनों अंबर और नाग सोच में पड़ गए। मारिया किसी हद तक ठीक कह रही थी। नाग ने सर उठाकर कहा, मारिया की बातें गौर तलब हैं। इसमें कोई शक नहीं कि खला में बेशुमार खतरे हैं। हम एक अच्छी भली दुनिया को छोड़कर खला के खतरात मोल रहे हैं। अंबर ने कहा, लेकिन हम यहाँ कब तक पड़े रहेंगे? मारिया कहने लगी, यहाँ हम अपनी दुनिया से राब्ता पैदा करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से रास्ते की सिमत मुकर्रर करके रवाना होंगे तो बेहतर होगा। यूं ही खला में निकल जाना अच्छा नहीं। खला तो एक वसी बेकरां समंदर है। खुदा जाने हम कहाँ जाकर भटक जाएं और फिर हमें ये दुनिया भी देखने नसीब ना हो। नाग ने कहा, मुझे तो यूं लगता है कि मारिया की बातें 100% सच्ची हैं और हमें इसके मशवरे पर अमल करना चाहिए, और फिर कोई खबर नहीं कि यही हमारी असली दुनिया हो। क्या मतलब? अंबर ने पूछा। मतलब ये कि हो सकता है हम अपनी दुनिया में 3000 साल पीछे आ गए हों, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वक्त कोई शय नहीं है और इस दुनिया में हज़ारों बरस पहले गुजरे हुए वाक़यात इस दुनिया की फ़ज़ा में ज़िंदा हैं। इंसान अगर चाहे तो वापस उस ज़माने में जा सकता है जो ज़िंदा ज़माना है, और यहाँ एक बार फिर पुराना खेल दोहराया जा रहा है। अंबर ने सर खुजाकर कहा, बात तुम्हारी भी बड़ी माकूल है नाग। कुछ मुझे भी लगता है कि ये वही हमारी दुनिया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम 3000 बरस पीछे आ गए हैं। मारिया ने कहा, ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल इस सूरत में भी हमारा इसी ज़मीन पर रहना बेहतर है। अगर एक बार हम खला में निकल गए तो फिर वापसी किसी पुरसकून सियारे पर उतरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अंबर ने कहा, ऐसी सूरत में हमें उस ज़मीन पर भी अपने ज़माने के इंतज़ार के लिए 3000 बरस तक जिंदा रहना होगा। नाग बोला, यहाँ जिंदा रहना बेहतर है बनिस्बत इसके कि हम खला में जाकर ख़त्म हो जाए या किसी ऐसे सूरज के गिर्द घूमना शुरू कर दें जहाँ हमारी कभी निजात ना हो सके और अब तक उसके गिर्द ही गर्दिश करते रहें। मारिया ने कहा, और फिर ये भी तो हो सकता है कि इस दुनिया के किसी खित्ते में कोई ऐसा इनकलाब आ जाए कि हम एक बार फिर अपने साइंसी ज़माने में पहुंच जाएं। मेरा मतलब है कि किसी ऐसे दरवाजे से गुजर जाएं जिसकी दूसरी जानिब हमारी साइंसी दुनिया आबाद हो। अंबर ने नाग की तरफ देखा जैसे उसे मारिया का ख्याल पसंद आया हो। बेहतर है, हम इसी कुरे अर्ज पर इसी ज़मीन पर रहेंगे, लेकिन हमें इस शहर से निकल जाना होगा। यहाँ हमारा राज फाश हो चुका है, अगरचे इसका हमें कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। फिर भी मैं नहीं चाहता कि किसी को उस जगह का इल्म हो जाए जिस जगह हमारी उड़न तश्तरी महफूज है। मारिया ने कहा, हमारे लिए यहाँ कोई ख़ास कशिश नहीं है। हमारे लिए तो इस दुनिया का हर खिता एक जैसा है। मेरी तरफ से आज रात ही यहाँ से निकल चलो। नाग बोला, हम किस तरफ जाएंगे? मारिया बोली, यहाँ से निकलकर सोचा जाएगा, ये दुनिया भी बड़ी वसी है। बाबुल शहर से कूच कर जाने का इरादा करके तीनों भाई बहन शाही महल में आ गए। दोपहर के खाने के बाद उन्होंने बादशाह से मुलाकात की और उसे अपने फैसले से आगाह किया। बादशाह बड़ा परेशान हो गया। वो नहीं चाहता था कि नाग और अंबर उसे छोड़कर चले जाए, मगर अंबर ने बताया कि उनका जाना बहुत ज़रूरी है। मलका बड़ी खुश हुई कि अंबर वगैरह वहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि उसके रास्ते में ये लोग ही सबसे बड़ी रुकावट थे। अंबर को अब मलका की साजिश से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो जाने और उसका काम। बादशाह को दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर उसने कर ली थी तो अब सौतेले बेटों की परेशानी को भुगतते। अंबर, मारिया और नाग को और भी काम थे। सबसे बड़ा काम तो ये था कि वो अपनी साइंस की तरक्की याफ्ता दुनिया में वापस जाना चाहते थे। उनकी समझ में अभी तक ये बात नहीं आई थी कि हज़ारों साल पुरानी तहजीब में आकर वो दोबारा अपनी तहजीब में कैसे वापस जाएंगे। आधी रात को उन्होंने बादशाह से रुखसत ली और उड़न तश्तरी में बैठकर बाबुल शहर के ऊपर से उड़ते हुए गुजर गए। शहर के लोगों ने सहमी सहमी नज़रों और डरे हुए चेहरों से उन्हें जाते देखा। उड़न तश्तरी अभी ज़मीन से थोड़ी ऊपर उड़ रही थी। उसमें से नीले रंग की रोशनी निकलकर नीचे ज़मीन पर पड़ रही थी। मारिया ने कहा, हमें उड़न तश्तरी को काफ़ी बुलंदी पर ले जाना चाहिए। नीचे परवास की वजह से यहाँ के लोग परेशान होंगे। चुनाचे उड़न तश्तरी काफ़ी बुलंदी पर पहुँचा दी गई। दिन निकला तो अंबर ने देखा कि नीचे एक समंदर फैला हुआ था जिसमें बादबानी जहाज चल रहे थे। नाग ने अपनी ज़मीन का नक्शा फैलाकर देखा और बोला, इस नक्शे के हिसाब से हम बहरुल काहिर पर से गुजर रहे हैं। मुझे अब यकीन हो गया कि हम अपनी ही ज़मीन पर हैं। मारिया ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है। अंबर बोला, तो फिर एकदम से हम 4000 साल पीछे किस तरह आ गए? हमारा साइंसी ज़माना किधर चला गया? नाग ने कहा, पुरानी किताबों में कहीं लिखा है कि गुजरा हुआ वक्त जिंदा रहता है और इंसान के साथ साथ सफ़र करता है। नए और पुराने ज़माने के बीच में एक दीवार होती है।
अगर इंसान वो दीवार फांद जाए तो हजारों बरस पुराने ज़माने में पहुंच जाता है, और अगर हजारों बरस पुराने ज़माने का कोई शख्स ये दीवार फांद ले तो वह नए दौर में आ जाएगा। अंबर ने सर हिलाकर कहा, हो सकता है ये बात दुरुस्त हो, इस हिसाब से हम दीवार फांद कर पुराने ज़माने में आ गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, नाग ने जवाब दिया। मारिया आराम कुर्सी पर बैठते हुए बोली, सवाल यह है कि अब हम किस जगह से दीवार फांदने के नए ज़माने में दाखिल हो सकें। बस अब उसी दीवार की तलाश है। अंबर ने कहा और हंस पड़ा। फिर वो उड़न तश्तरी के गोल सुराख में से नीचे देखने लगा। अब हम पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहे हैं। ये तो एक पहाड़ी सिलसिला है। मेरा ख्याल है जावा, समाट्रा, फिलिपाइन के ज्वालामुखी पहाड़ हैं। मारिया और नाग भी नीचे तकने लगे। ऐसा ही लगता है, अभी उनमें से कई पहाड़ों को फटना है। कमाल है, हमें इन तमाम बातों का पहले से इल्म हो गया है जो भी होने वाली हैं। नाग हंसा। हम दुनिया वालों के सामने बड़ी कामयाब पेशगोई कर सकते हैं। अंबर नीचे तक रहा था। अब फिर समंदर आ गया है। मेरा ख्याल है कि यह बहरे हिंद है। शायद हम यूनान की तरफ जा रहे हैं, मगर अभी तो यूनान की तहजीब का बचपन होगा। अभी तो और मिस्र की तहजीब का अरूज है। नाग और मारिया भी उड़न तश्तरी के सुराख में से नीचे तकने लगे। फिर अंबर ने एक खास स्विच ऑन किया और सामने स्क्रीन पर नीचे ज़मीन की सारी रंगीन तस्वीरें आने लगीं। वो ज़मीन से काफ़ी बुलंदी पर थे। ज़मीन पर से अगर कोई इंसान उड़न तश्तरी को देखने की कोशिश करता तो वो उसे एक धुंधला सा दायरा मालूम होती जो हौले हौले आगे को हरकत कर रहा हो। उस ज़माने में इतनी आबादी ही नहीं थी कि लोग खेतों और मैदानों में जमा होते। सैकड़ों मीलों के बाद कोई छोटा सा शहर या गांव आता था। अंबर बोला, मेरा ख्याल है हम अपने आबाई मुल्क मिस्र के ऊपर से गुजर चुके हैं। नाग ने कहा, हाँ, अब बहीरे रोम के ऊपर से गुजर हैं। मारिया स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए बोली, इससे पहले भी हम इस दौर से गुजर चुके हैं, अब एक बार फिर इस दौर में से गुजर रहे हैं। इस बात का तजुर्बा बड़ा दिलचस्प है। इस बार का तजुर्बा बड़ा दिलचस्प है। पहले तो हम खुद उस दौर के साथ साथ गुजर रहे थे। हमें बिल्कुल इल्म नहीं था कि कल क्या होने वाला है, लेकिन हम जानते हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि हम एक बार ये ज़माना गुजार चुके हैं। मसलन हमें मालूम है कि पोम्पी का आतिशफशां पहाड़ फटेगा और पोम्पी आई का शहर नेस्तो नाबूद हो जाएगा। हमें मालूम है कि नेर रोम को आग लगा देगा। हमें यह भी मालूम है कि क्लेयोपेट्रा खुदकशी कर ले और अंतनी कत्ल कर दिया जाएगा। बड़ा दिलचस्प मामला बन गया है। अंबर और नाग हंस पड़े। अंबर ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि हमें आने वाले हालात का इल्म हो चुका है, लेकिन हमें बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। हमें तारीख के वाक़यात की जंजीर को तोड़ना नहीं होगा। अगर हमने अंतनी को कह दिया कि वो हलाक हो जाएगा इसलिए यहाँ से भाग जाए, अगर वो भाग गया तो तारीख का सारा सिलसिला तहस नहस हो जाएगा। लिहाजा हमें खामोश रहना होगा और तारीख के बड़े बड़े वाक़यात में दखल नहीं देना होगा। मारिया बोली, ये तो बड़ी मुश्किल बात होगी। मसलन हमें मालूम है कि पोम्पियाई का पहाड़ फटने वाला है, तो क्या हम लोगों को उस तबाही से आगाह नहीं करेंगे ताकि लोग उसकी बर्बादी से बच जाएं? अंबर ने कहा, हम लोगों को तबाह होने से बचाने के लिए उन्हें खबरदार कर सकते हैं, मगर पहाड़ को फटने से नहीं रोक सकते। पहाड़ का मामला दूसरा है, क्योंकि अगर हम कोशिश भी कर लें तो पहाड़ को फटने से नहीं रोक सकते, मगर अंतनी को अगर हमने उसकी मौत से खबरदार कर दिया तो हो सकता है वो मिस्र छोड़कर भाग जाए। यूं तारीख का सिलसिला खराब हो जाएगा। इसलिए हमें इस किस्म के वाक़यात में दखल नहीं देना होगा। हाँ, आसमानी तबाहियों मसलन जलजला, सैलाब, तूफान और ज्वालामुखी के फटने से हम लोगों को खबरदार कर सकते हैं ताकि जितने आदमी हमारी बात मानकर बच सकें बच जाएं। नाग ने कहा, वैसे हमारी बात कोई मानेगा नहीं और यूं तारीख का तकाजा पूरा होकर रहेगा। अंबर बोला, फिर ठीक है, लोग अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो बेशक ना माने और मर जाए, हम क्या कर सकते हैं? मारिया ने स्क्रीन पर देखते हुए कहा, किस कदर गहरा नीला समंदर है। जिस साइंसी दौर से हम निकल कर आए हैं उस दौर में तो यहाँ बड़े बड़े जंगी जहाज खड़े थे। दूसरी जंग अजीम लड़ी जा रही थी। जर्मनों के बमबार जहाज़ों पर बमबारी कर रहे थे और समंदर के किनारे आबाद शहरों में लंबी लंबी चिमनियों वाले कारखाने थे। अंबर बोला, हाँ, मगर अब देखो कि यहाँ कुछ भी नहीं है। किसी को मालूम नहीं कि 4000 साल बाद यहाँ एटमी आबदोजें घूम रही होंगी और जर्मनों के जेट बमबार बम बरसा रहे होंगे। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है हमें इसी जगह उतरना चाहिए। ये इलाका बड़ा हसीन और खुशगवार मौसम वाला इलाका है। मालूम नहीं कि इस इलाके में कौन लोग हुकूमत करते हैं। अंबर बोला, मेरा ख्याल है कि छोटे छोटे शहरों के हुक्मरान हुकूमत कर रहे होंगे। उस जमाने में तो हर शहर का एक अलग बादशाह होता था। मारिया ने कहा, हमें इसी जगह किसी पहाड़ी के दामन में उतर जाना चाहिए। यहाँ हमें उड़न तश्तरी को छुपाने के लिए अच्छी खुफिया जगह मिल जाएगी, जैसे आप लोगों की मर्जी। रात का वक्त था, आसमान पर सितारे चमक रहे थे। अंबर ने उड़न तश्तरी के थ्राटल को आगे की तरफ खींचा और उड़न तश्तरी ने जरा टेढ़ी होकर एक चक्कर काटा और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरना शुरू कर दिया। उस उड़न तश्तरी की आवाज़ बहुत कम थी। वो टेढ़ी होकर एक गोता लगाते हुए बुलंद पहाड़ों के दरमियान में आ गई। पहाड़ पीछे जा रहे थे। ये एक दर्रा था जिसमें से उड़न तश्तरी गुजर रही थी। फिर एक छोटी सी वादी आ गई। ये वादी एक प्याले की तरह थी। उसके दोनों जानिब पहाड़ियां थी। सितारों की हल्की हल्की रोशनी में वादी में उगे हुए दरख्त साफ नजर आ रहे थे। अंबर ने अपनी नजरें सामने स्क्रीन पर जमा रखी थी।
वो उतरने के लिए पहाड़ों में कोई मौजूद जगह तलाश कर रहा था। आखिर उसकी निगाह एक गार पर पड़ी। ये गार काफी कुशादा थी और एक पहाड़ी में वाक़या थी। मैं इस गार में उड़न तश्तरी को लेकर जा रहा हूँ। मारिया ने कहा, क्या अंदर से गार खाली होगा? नाग ने कहा, मेरा ख्याल है गार खाली ही होगा। अंबर बोला, मैं अंदर ले जा रहा हूँ। इससे बेहतर और महफूज जगह इस सारी वादी में कहीं नहीं मिलेगी। इसके साथ ही अंबर ने उड़न तश्तरी की रफ्तार बहुत हल्की कर दी। अब उड़न तश्तरी गार के मुंह पर आ गई। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता गार के अंदर दाखिल हो गई। ये गार काफी कुशादा था और अंदर चमगादड़ों से भरा हुआ था। उड़न तश्तरी के अंदर जाने से रोशनी हो गई और शोर मचा, जिसकी वजह से चमगादड़ें चीखती हुई गार से निकलकर उड़ गई। आगे जाकर गार बाएं जानिब को घूम गई थी। उड़न तश्तरी भी उधर को मुड़ गई। सामने एक खुली जगह थी। यहाँ पहाड़ी की छत भी ऊंची थी। अंबर ने बड़े सुकून के साथ उड़न तश्तरी उसी खुली जगह पर उतार दी। जमीन के साथ लगते ही उड़न तश्तरी की मशीन रुक गई। बाहर की रोशनी बुझ गई। अंबर ने कहीं एक बटन दबाकर दूसरी मशीनों को भी बंद कर दिया। फिर उसने मुस्कुराकर नाग की तरफ देखा और उठते हुए बोला, उतर तो हम आए हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। मारिया साथ वाले छोटे से गोल कमरे की तरफ बढ़ते हुए बोली, मैं थक गई हूँ, अभी आधी रात बाकी है, मैं सोने जा रही हूँ। कमरे का दरवाजा खुला। मारिया अंदर गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है अंबर तुम भी कुछ देर आराम कर लो, मैं बाहर जाकर पता करता हूँ कि यहाँ के क्या हालात हैं, कौन लोग आबाद हैं और कौन सा बादशाह हुकूमत करता है। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है इसके लिए हमें दिन की रोशनी का इंतजार करना चाहिए। रात के अंधेरे में तुम ज्यादा मालूमात हासिल न कर सकोगे। क्या ख्याल है? नाग आराम कुर्सी पर गिरते हुए बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी। उसके बाद अंबर भी एक तरफ आराम कुर्सी पर लेटकर सो गया। नाग भी आंखें बंद करके आराम करने लगा। ये शहर जिसकी पहाड़ी गार में अंबर और नाग वगैरह उड़न तश्तरी के साथ आए थे, अरुणा था। उस पर एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम डोसार था। ये पहले फौज का सिपा सालार होता था। उसने अरुणा शहर के नेक दिल बादशाह को कत्ल करके तख्त पर कब्जा कर लिया था। बादशाह का एक बेटा और एक बेटी भी थी। डोसार ने उन दोनों शहजादा और शहजादी को कत्ल करने के लिए सिपाहियों को भेजा। दोनों बहन भाई को एक वफादार सिपाही ने खबरदार कर दिया। दोनों शहजादा और शहजादी अपने महल की पिछली खिड़की से रस्से की मदद से उतरकर पहाड़ियों में फरार हो गए। जिस रात अंबर की उड़न तश्तरी उस इलाके के पहाड़ी गार में आकर उतरी थी, उसी रात उस शहर के सिपा सालार डोसार ने बगावत करके बादशाह को कत्ल कर दिया था और तख्त पर कब्जा करके शहजादी और शहजादे को हलाक करने के लिए सिपाही भेजे थे। सिपाहियों ने आकर बताया कि दोनों शाही भाई बहन भाग गए हैं। डोसार का गुस्सा इंतहा तक पहुंच गया। उसने तैश में आकर शहजादे और शहजादी के महल के पहरेदारों की गर्दनें उड़ा दी और अपने खास दस्ते को हुक्म दिया, दोनों को तलाश करके जिंदा पकड़कर मेरे सामने लाओ, मैं खुद उनके सर कलम करूंगा, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। रात की तारीकी में दोनों बहन भाई यानी शहजादी और शहजादा महल की खिड़की से कूदकर भागे और सीधे पहाड़ी वादी में आ गए। वो एक पहाड़ी के पहलू में एक वीरान गढ़े में झाड़ियों में छुपकर बैठ गए और देवताओं को याद करके दुआएं मांगने लगे। शहजादी की आंखों में आंसू थे। जालिम डोसार ने मेरे प्यारे बाप को हलाक कर दिया। शहजादों से तसल्ली देने लगा, सब्र करो मेरी बहन, तकदीर का लिखा होकर रहता है। वक्त आएगा और हम जालिम डोसार से अपने बाप का इंतकाम लेंगे और उससे अपना तख्त वापस हासिल करेंगे। शहजादी ने कहा, काश मेरे बाबा जान की जिंदगी बच सकती। शहजादे ने कहा, किस्मत को यही मंजूर था। उधर शाही फौज का एक खास दस्ता शहजादी और शहजादे की तलाश में किले से निकला। उनके साथ कुत्ते भी थे। कुत्तों को शहजादी और शहजादे के कपड़ों की बू सुंघा दी गई, जिसकी वजह से वो सिपाहियों के घोड़ों के आगे आगे दौड़ रहे थे। ये बू उन कुत्तों को वादी की पहाड़ियों की जानिब से आ रही थी। उधर शहजादे ने कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी तो वो घबरा कर बोला, उनके साथ कुत्ते भी हैं, वो जरूर इस गड्ढे तक पहुंच जाएंगे। अब क्या होगा? हम पकड़े जाएंगे, शहजादी ने परेशान होकर कहा। शहजादा भी परेशान था। उसने कहा, हमें यहाँ से निकलकर किसी ऐसी जगह छुपना चाहिए जहां से हमारे जिस्म की बू कुत्तों तक ना पहुंच सके। दोनों बहन भाई गड्ढे से निकलकर पहाड़ी की तरफ भागे। वो पहाड़ियों में भागते भागते दर्रे से गुजरकर उस जगह आ गए जहां उन्हें एक पहाड़ी गार नजर आया। शहजादे ने गार की तरफ इशारा करके कहा, उस गार में चलो। शहजादी और शहजादा भागकर गार में दाखिल हो गए। ये वही गार था जिसमें उड़न तश्तरी छुपी हुई थी। शहजादा अपनी बहन शहजादी को लेकर गार में आगे बढ़ रहा था। अब कुत्तों की आवाजें वादी में करीब से सुनाई दे रही थी। शहजादी ने कहा, कुत्ते यहाँ भी आ जाएंगे, फिक्र न करो, हम छुपने की कोशिश करेंगे, मगर यहाँ तो कोई भी ऐसी जगह नहीं जो हमारे कपड़ों की बू को छुपा सके। वो बातें करते करते जब गार का मोड़ घूमकर खुली जगह पहुंचे तो दम बखुद होकर जहां खड़े थे वहीं खड़े रह गए। चांदी की तरह चमकती हुई एक अजीबोगरीब गोल गोल सी शय जो एक मंजिला इमारत जितनी थी उनके सामने जमीन पर खड़ी थी। उसके गोल गोल सुराखों से नीले रंग की धीमी रोशनी निकल रही थी। शहजादी ने शहजादे की तरफ हैरत से देखा। शहजादा भी हैरानी के समंदर में गुम था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज़ है। जिंदगी में कभी भी उसने ऐसी शय नहीं देखी थी।
कुत्तों के भौंकने की आवाज़ों से मालूम हो रहा था कि जैसे वो गार के बाहर पहुंच रहे हैं। अब क्या होगा? वो तो गार के मुंह पर पहुंच गए हैं। शहजादा चौंका, बोला, ये क्या शय है? क्या हम किसी तरह इसके अंदर नहीं जा सकते? कुत्तों की आवाज़ें करीब आने लगीं। कुत्तों ने शहजादे और शहजादी के कपड़ों की बू सूंघ ली थी और वो गार की तरफ बढ़ रहे थे। शहजादे ने घूमकर उड़न तश्तरी का जायजा लिया। उसी वक्त उड़न तश्तरी के अंदर अंबर, मारिया और नाग आराम कर रहे थे। नाग की आंख खुल गई। उसे यूं लगा जैसे कोई उड़न तश्तरी की दीवार को हाथ से थपथपा रहा है। उसने बाहर लगे हुए टीवी कैमरे का बटन ऑन कर दिया और स्क्रीन पर शहजादे और शहजादी की तस्वीरें आ गई। नाग ने देखा कि रोमन शहजादों और शहजादियों के लिबास में एक खूबसूरत नौजवान और एक लंबे सुनहरी बालों वाली रोमन लड़की सहमे हुए, घबराए हुए उड़न तश्तरी की दीवार को थपथपा रहे हैं। नाग ने जल्दी से बटन दबाकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुला देखकर शहजादी और शहजादा बगैर ये सोचे कि कहीं अंदर जाने में कोई खतरा तो नहीं, भागकर अंदर आ गए। वो डोसार जालिम जर्नैल के सिपाहियों से अपनी जान बचाना चाहते थे। अंदर आकर उन्होंने जो एक चमकीली स्टील की छत, दीवारों के साथ लगे हुए कंप्यूटर, डायल और पैनल देखे तो और ज्यादा घबरा गए। बाहर का दरवाज़ा बंद हो चुका था। जो ही उड़न तश्तरी का दरवाज़ा बंद हुआ, उन दोनों को बू आनी बंद हो गई। बू आनी बंद हुई तो कुत्ते पहाड़ी के करीब आकर रुक गए और वापस वादी की तरफ भागे। शाही सिपाहियों ने कुत्तों को दूसरी तरफ भागते देखा तो वो भी उसी तरफ रवाना हो गए। यूं ये लोग गार के अंदर आकर अंबर की उड़न तश्तरी की जियारत न कर सके। नाग मशीन कंट्रोल रूम से निकलकर शहजादी और शहजादे के सामने आ गया। नाग का लिबास वही अपने साइंसी जमाने का था, यानी स्याह पतलून, तंग सफ़ेद टी शर्ट और कलाई के साथ घड़ी बंधी थी। पाँव में सफ़ेद बूट थे। शहजादी और शहजादा गुमसुम होकर नाग को देख रहे थे और दीवार के साथ लगकर यूं खड़े थे जैसे अभी उन दोनों को कत्ल किया जाने वाला हो। दिल में दोनों बहन भाई यही सोच रहे थे कि वो एक मुसीबत से बचकर दूसरी मुसीबत में फंस गए हैं। वो कभी नाग के लिबास को तकते, कभी उसकी कलाई पर बंधी सुनहरी घड़ी को तकते और कभी गोल चमकीली दीवारों से लगी मशीनों को देखते। आखिर नाग ने संजीदगी से कहा, घबराओ नहीं, मैंने तुम्हें अंदर बुला लिया है। मैं देख रहा हूं कि तुम किसी से जान बचाकर भागे हुए हो। अब ये बताओ तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? नाग ने ये अल्फाज अशूरी जुबान में अदा किए थे क्योंकि ये एक ऐसी जुबान थी जो सारे इलाके में समझी जाती थी। शहजादा और शहजादी उसकी जुबान को ज्यादा न समझ सके। शहजादे ने रोमन जुबान में कहा, हम दोनों बहन भाई हैं और इस मुल्क के बादशाह के बेटे हैं। नाग ने अब रोमन जुबान बोलनी शुरू कर दी और अपना पहले वाला सारे का सारा सवाल रोमन जुबान में दोहराया और उनसे पूछा कि वो किससे जान बचाकर भाग रहे थे। शहजादे ने नाग को अपनी सारी विपता सुना दी। नाग उनके एक एक लफ्ज़ को बड़े गौर से सुनता रहा। जब उन्होंने अपनी कहानी ख़त्म की तो नाग ने कहा, घबराओ नहीं, तुम लोग यहाँ हमारी पनाह में हो, हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। शहजादी ने कहा, आप लोग कौन हैं? इतने में अंबर भी दूसरे कमरे से आ गया। नाग ने शहजादी और शहजादे का अंबर से तारुफ करवाया कि ये मेरा भाई अंबर है और मेरा नाम नाग है और इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हमारे समझाने पर भी आप कुछ ना समझ सकेंगे बल्कि ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये एक साइंसी दौर की इंतहाई तरक्की याफ्ता उड़न तश्तरी है जो आसमानों में चक्कर लगाती और सैर करती है, तो तुम्हारे कुछ पल्ले ना पड़ेगा। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे लिए इतना जानना ही बहुत है कि तुम लोग हमारी पनाह में आ गए हो, तुम्हें यहाँ कोई नुकसान ना पहुँचा सकेगा। फिर अंबर और नाग ने दोनों शाही मेहमानों को साथ वाले कमरे में ले जाकर बिठाया और उन्हें खाने को फल दिए। अंबर ने उससे पूछा, अब हमें बताओ कि यहाँ कौन लोग रहते हैं? शहजादे का खौफ अब काफ़ी हद तक दूर हो चुका था। शहजादी की भी तसल्ली हो गई। उन्हें कुछ मालूम नहीं हो सका कि ये क्या शय है जिसके अंदर वो बैठे हैं और ये लोग किस दुनिया से वहाँ आकर गार के अंदर पनाह गुज़ीं हो गए हैं। लेकिन वो उनकी तरह के इंसान थे और उनसे उनका रवैया हमदर्दाना था। शहजादे ने कहा, हम रोमन कौम के शाही अफराद में हैं। हमारा बाप इस शहर का बादशाह था। डोसार हमारे बाप का सिपा सलार था, मगर उसने धोखे के साथ हमारे बाप को कत्ल कर दिया और तख्त पर कब्जा कर लिया। हम दोनों बहन भाई जान बचाकर भागे। फौज का दस्ता कुत्ते लेकर हमारी तलाश में निकला। अगर आप हमें इस चमकीले मकान में पनाह न देते तो फौज के रोमन सिपाही हमें गिरफ्तार करके ले जाते और जालिम डोसार हमारे सर काटकर किले की फसील के साथ लटका देता। अंबर ने गहरा सांस लिया और बोला, तुम्हारी कहानी बड़ी दर्दनाक है। ये बताओ कि तुम्हारी वालदा यानी शाही मलका कहाँ है? शहजादी ने कहा, हमारी वालदा को डोसार ने पहले ही कैद में डाल रखा था और मशहूर कर रखा था कि वो मुल्क छोड़कर चली गई है। हम डर के मारे किसी से बात नहीं करते थे कि हमने अपनी वालदा शाही मलका को किले के तहखाने में देखा है। नाग ने कहा, क्या बादशाह को भी अपनी मलका के बारे में कुछ नहीं था? शहजादे ने कहा, बादशाह को भी मालूम था, मगर वो भी डोसार से डरता था। उसे अच्छी तरह से एहसास था कि डोसार ने सारे फौजी अफसरों और दरबारियों को अपने साथ मिला रखा है। वो बेबस था, मजबूर था। अमर बोला, अब तुम क्या चाहते हो? शहजादे ने कहा, क्या मतलब? अमर बोला, मेरा मतलब है कि तुम दोनों अब क्या सोच रहे हो?
शहजादे ने कहा, हम मुनासिब वक्त मिलने पर यहाँ से भागकर किसी दूसरे मुल्क में जाकर पनाह हासिल कर लेंगे, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। नाग ने कहा, क्या तुम अपने मुल्क का बादशाह नहीं बनना चाहते हो। शहजादा और शहजादी ने चौंक कर नाग और अंबर की तरफ देखा। ये कैसे हो सकता है। अंबर बोला, हम तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ तख्त वापस ले देंगे, तुम्हारी वालदा को आज़ाद कराएंगे और जालिम डोसार को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। शहजादे ने मुस्कुराकर कहा, आपकी हमदर्दियों का शुक्रिया, लेकिन अच्छा होता कि अगर आप ऐसा मजाक मेरे साथ ना करते, क्योंकि हमारे दिल पहले ही दुखी हैं। अंबर ने शहजादे के कंधे पर हाथ रखकर कहा, शहजादे ये मजाक नहीं है, हम तुम्हें तुम्हारा तख्त एक दिन वापस लेकर दे देंगे। शहजादे की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि एक छोटी सी चमकीली शहर में बैठे दो इंसान किस तरह से एक ज़बरदस्त और जालिम फौज का मुकाबला कर सकेंगे। उसने कहा, डोसार के पास बड़ी ज़बरदस्त फौज है, हाथी हैं, घोड़े हैं, 10,000 लश्करियों का तीर अंदाज दस्ता है, 10,000 बेहतरीन तलवारबाज हैं, 20,000 निज़ाबाज हैं और 40,000 जंगी रथ हैं। तुम किस तरह से इतने बड़े लश्कर का मुकाबला करोगे। नाग मुस्कुराया, ये सब कुछ तुम अपनी आंखों से देख लोगे। मारिया भी अपने कमरे से निकलकर आ चुकी थी और सारी बातें एक तरफ खड़ी सुन रही थी। बेख्याली में उसके मुंह से निकल गया, शहजादी के बाल कितने खूबसूरत हैं। एक औरत की आवाज़ सुनकर शहजादा और शहजादी चौंक पड़े। उनके सामने उस वक्त सिर्फ दो मर्द खड़े थे और फिर वो हैरान थे कि एक लड़की की आवाज़ कहाँ से आई है। अंबर और नाग इधर उधर तकने लगे। मारिया को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और ज़रा ज़रा मुस्कुराने लगी। अंबर ने बात का रुख बदलते हुए कहा, शहजादे, तुम्हारी विपता ने हमें बड़ा मुतासिर किया, हम ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। शहजादी ने कहा, मगर आप किस तरह से हमारी मदद करेंगे, आपके पास तो कोई फ़ौज वगैरह नहीं है। नाग ने कहा, यह तुम अपनी आंखों से देख लोगे कि हम किस तरीके से तुम्हारी मदद करते हैं। अंबर ने कहा, अब तुम दोनों शहजादा और शहजादी यहाँ आराम करो और जब तक हम ना कहें कमरे से बाहर मत निकलना। शहजादा बोला, क्या हमें कैद किया जा रहा है। नाग हंसा, नहीं हरगिज़ नहीं, मतलब कहने का ये था कि हो सकता है यहाँ की बाज़ बातें देखकर तुम लोग ज़्यादा हैरान हो जाओ। वैसे अगर तुम चाहो तो बाहर निकलकर हमारे रॉकेट में घूम फिर सकते हो। रॉकेट, ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। शहजादी के सवाल पर अंबर ने कहा, यह हमारी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसके मैंने क्या है ये तुम लोग नहीं समझ सकोगे। शहजादी और शहजादा एक अलग गोल कमरे में जाकर आराम करने लगे। जब वो चले गए तो अंबर ने कहा, तख्त इसका और उसकी माँ का हक है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। क्या ख्याल है मारिया और नाग। दोनों ने अंबर के ख्याल को पसंद किया। नाग बोला, सबसे पहले मुझे किले के अंदर जाकर डोसार की ताकत का अंदाज़ा लगाना होगा, फिर यह भी देखना होगा कि इसकी फ़ौज के हाथी और रथ वगैरह कहाँ होते हैं। मारिया ने कहा, इसके लिए तुम अभी जाकर मालूम कराओ तो अच्छा है, ताकि हम किले पर हमला कर सकें। अंबर ने भी मारिया के ख्याल की तायद की। ठीक है नाग, तुम अभी जाकर सुराग रसानी शुरू कर दो और शाम तक वापस पहुंच जाना। ज़रूर ज़रूर। ये कहकर नाग उड़न तश्तरी से बाहर निकल गया। गार से बाहर आकर उसने वादी और नीले आसमान को देखा। बहिरे रहों के साहिलों की वादी है, दरख्त हरे भरे थे, धूप खूब चमक रही थी। दूर एक ऊंचे से टीले पर डोसार जर्नैल का किला नजर आ रहा था। किले की बुर्जियों पर चांदी सोने के क्लस चमक रहे थे। नाग ने रोमन कौम के एक आम आदमी का लिबास पहन रखा था, यानी लंबा सा लिबादा जो कंधे पर इकट्ठा हो गया था। सर पर रुमाल बंधा था और पाँव में चप्पल थी जिसके तस्मे पिंडलियों तक बंधे थे। वो इस लिबास में भी किले के अंदर नहीं जा सकता था। बस वहीं से उसने एक सफ़ेद कबूतर की शक्ल इख्तियार की और उड़ता उड़ता किले के ऊपर पहुंचकर एक बुर्जी में बैठ गया। कबूतर बनकर वो किले के ऊपर तो पहुंच सकता था, मगर नीचे जाकर लश्कर की तादाद और दूसरी बातों की जासूसी नहीं कर सकता था। उस काम के लिए ज़रूरी था कि वो इंसान की शक्ल इख्तियार कर ले। चुनाचे नाग उड़ता उड़ता किले के अंदर आ गया। ये किला शहर के कोने पर था, बाकी तमाम शहर फैला हुआ था। काफ़ी बड़ा शहर था। एक मंजिला मकान दूर तक चले गए थे। चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, दुकानें खुली थी, कहीं रथ गुजर रहा था, कहीं किसी अमीर की सवारी जा रही थी। एक अमीर पालकी में बैठा था। गुलामों ने पालकी कंधों पर उठा रखी थी। मकानों की खिड़कियों पर पर्दे गिरे थे। कहीं गुलाम औरतें पानी के मटके सरों पर रखे हवेलियों की ड्योढ़ी में दाखिल हो रही थी। अंबर को शहर से कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो किले के अंदर जाकर फ़ौज के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता था। चुनाचे वो शहर का चक्कर लगाकर वापस किले के अंदर आ गया और एक तरफ बाग के गोशी में उतरकर इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। वो एक आम रोमन शहरी मालूम हो रहा था। उसने सोचा कि एक आम रोमन शहरी किसी काम की वजह से ही किले के अंदर आ सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि वो किसी मजदूर की शक्ल इख्तियार करे। नाग ने कटे हुए दरख्त की कुछ लकड़ियां कंधे पर रखीं और सामने किले के शाही महल की तरफ रवाना हो गया। शाही महल के साथ ही लश्करियों की बारकें बनी हुई थी जिनके अंदर फौजी रहते थे। साथ ही बड़े बड़े अस्तबल थे जिनमें हाथी बंधे थे। घोड़ों के अस्तबल भी वहीं थे। गोया उस जगह से उसे उस शहर के फौजी ताकत का अंदाजा हो सकता था। वो चलते चलते फौजी बारकों के पास आ गया। एक सिपाही ने उसे रोककर कहा, किधर ले जा रहे हो ये लकड़ियां। नाग ने कहा, जनाब, बारक के बावर्ची खाने में। सिपाही ने एक हंटर उसकी पीठ पर मारकर कहा, बदबख्त, जल्दी करो।
मालूम नहीं दोपहर के खाने का वक्त हो रहा है। नाग को तकलीफ तो बड़ी हुई मगर वो पी गया। उसके सिवा क्या कर सकता था। लकड़ियों का गट्ठा लेकर आकर उसने बावर्ची खाने के बाहर डाल दिया और चोरी चोरी आंखों से बावर्ची खाने के अंदर तकने लगा। बड़े बड़े चूल्हों पर बकरे के शोरबे के देगचे चढ़े थे। एक मोटी तोंद वाला आदमी बावर्ची देगचों में बारी बारी कफगीर फेर रहा था। भाप और गर्मी से उसकी गंजी खोपड़ी पर पसीना चमक रहा था। नाग ने कानी आंख से देखा कि जरा परे हाथियों के अस्तबल थे। नाग ने करीब ही से घास का एक गट्ठा उठाया और हाथियों के अस्तबल के पास आकर घास हाथियों के आगे डालने लगा। वो हर हाथी के पास जाकर थोड़ी सी घास डाल देता। साथ ही साथ वो अंदाजा भी लगा रहा था कि हाथियों की कुल तादाद कितनी है। अचानक एक आदमी ने उसकी गर्दन पकड़कर जोर से झटका दिया। तुम कौन हो? नाग ने मुस्कुराकर हाथ जोड़ते हुए कहा, जनाब मैं कल ही भर्ती हुआ हूँ। मेरा बाप हाथियों का महावत था, वो मर गया तो मुझे ये नौकरी मिल गई। ठीक है, बक बक बंद करो और मेरी चप्पल के तस्मे कस दो, जल्दी करो। नाग ने जल्दी जल्दी झुककर तस्मे कसने शुरू कर दिए। रोमन सिपाही ने खुश होकर कहा, तुम बड़े अच्छे अर्दली बन सकते हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा। नाग भला कैसे इनकार कर सकता था। उसके साथ चल पड़ा। दिल में एक ख्याल आया कि शायद इस रोमी सिपाही से ही फौज की सही तादाद की सुराग रसानी हो जाए। रोमन सिपाही नाग को अपनी बारक में ले गया और वहां से जाकर उसने नाग को अपने घोड़े की मालिश पर लगा दिया। नाग ने खरखरा लेकर घोड़े की मालिश शुरू कर दी। दिल में सोचने लगा कि यह अच्छा काम मिला। कमबख्त जिंदगी में कभी घोड़े की मालिश भी नहीं की थी। दोपहर के खाने पर उसे 2 मोटी रोटियां और बकरे की एक छोटी सी रान मिल गई। शाम हुई तो नाग ने सोचा कि वापस जाकर अंबर और मारिया को इतला करनी चाहिए। बस वो अपने आका से इजाजत लेकर बाहर निकला और कबूतर बनकर उड़ा और सीधा पहाड़ी के गार में आ गया। उसने अंबर और मारिया को सारे वाकयात सुनाए और कहा कि वो 2-1 दिन में सारे लश्कर की सुराग रसानी करके वापस आ जाएगा। आप लोग फिक्र न करें, लश्करियों के सही ठिकाने का इल्म हो गया तो हमें बड़ी आसानी होगी। शहजादा भी वहीं मौजूद था। उसने अंबर से कहा, अगर किसी तरीके से हमारी वालदा किले के तहखाने से निकाल ली जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि ख़तरा है कि हमले के वक्त जालिम जर्नैल डोसार मेरी माँ को इंतकाम की आग में जलाकर हलाक न कर डाले। शहजादी ने वे मिन्नत करते हुए कहा, हाँ अंबर भाई, हमारी माँ को ज़रूर निकलवा कर यहाँ पहुँचा दो, हम तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। अंबर ने नाग से कहा, नाग भाई क्या ख्याल है? नाग ने कहा, एक माँ को मुसीबत से निकालना हमारा फ़र्ज़ है। अंबर बोला, तो फिर ये काम भी तुम ही कर सकते हो। जिस तरह से हो सके मलका को तहखाने से निकाल कर यहाँ ले आओ। अगर हमारी ज़रूरत पड़ी तो हमें इतला कर देना, मैं भी तुम्हारी मदद को आ जाऊँगा। अब जब तक मलका को हम हिफाजत से यहाँ नहीं ले आते हमला नहीं करेंगे। बेहतर है, अब इजाज़त दें, मैं पूरी कोशिश करूँगा, अगर मदद की ज़रूरत पड़ी तो इतला कर दूँगा। जाते जाते नाग रुका और शहजादे की तरफ देख कर कहने लगा, मलका मुझ पर कैसे एतमाद करेगी कि मुझे उसके बेटे और बेटी ने भेजा है। शहजादे ने अपनी उंगली से अंगूठी उतार कर उसे देते हुए कहा, यह अंगूठी अपने पास रखो भाई नाग, जब तुम ये अंगूठी मेरी मलका माँ को दिखाओगे तो वो समझ जाएगी कि तुम्हें हमने भेजा है। वो तुम्हारे साथ यहाँ आने पर तैयार हो जाएगी और तुम पर शक नहीं करेगी। नाग ने अंगूठी छुपा कर रख ली और गार से बाहर आ गया। उस वक्त रात छा गई थी। किले की तरफ मशलें जल रही थी। नाग कबूतर बनकर किले की जानिब उड़ गया। किले के अंदर जाकर वो फिर से रोमन गुलाम बन गया और सीधा अपने रोमी आका की बारक में आकर झुककर सलाम करके बोला, हजूर माफ़ कर देना, मेरी माँ बीमार थी, उसकी तीमारदारी करता रहा। रोमन सिपाही ने नाग की कमर पर जोर से लात मारकर कहा, हरामी, मुफ्त की रोटियां तोड़ने आ गया है। अगर दोबारा इतनी देर की तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ को भी ख़त्म कर दूंगा। चल भाग और जाकर मेरी वर्दी पालिश कर। जो हुक्म सरकार। नाग ड्योढ़ी में आकर रोमन सिपाही की तांबे की ज़ेरा बख्तर को पालिश करके चमकाने लगा। दूसरे रोज़ उसने एक दूसरे गुलाम से दोस्ती गांठ ली और बातों ही बातों में मालूम कर लिया कि किले के उस तहखाने के कौन सा रास्ता जाता है जहाँ मलका कैद है। आधी रात को जब सारे सिपाही सो गए, किले में खामोशी छा गई तो नाग अपनी बैरक की ड्योढ़ी से बाहर निकला और बाग में आ गया। उसने एक स्याह रंग के छोटे से सांप की शक्ल इख्तियार कर ली। अब उसने रोमी गुलाम के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। वो किले की एक बारादरी में आ गया। उस बारादरी की दूसरी जानिब किले का एक छोटा सा दरवाज़ा था। यहाँ से एक रास्ता नीचे तहखाने को जाता था। नाग रेंगता रेंगता किले के दरवाजे पर आ गया। यहाँ दीवार के साथ 2 मशलें रोशन थी। एक रोमन सिपाही चाको चबंद खड़ा हाथ में नेज़ा लिए पहरा दे रहा था। उसने नाग को बिल्कुल न देखा। नाग सांप की शक्ल में रेंगता हुआ किले के दरवाजे में दाखिल हो गया। अंदर अंधेरा था। उसने देखा कि अंधेरे में सीढ़ियाँ नीचे जाती थी। सांप सीढ़ियाँ उतरने लगा। सीढ़ियाँ खत्म हुई तो एक दलान आ गया। यहाँ फिर एक दरवाज़ा था जिसके बाहर एक सिपाही पहरा दे रहा था। सांप उस दरवाजे में से भी गुजर गया। आगे फिर सीढ़ियाँ थी। ये सीढ़ियाँ उतरकर सांप ने देखा कि सामने एक दरवाज़ा था जिसमें सुलाखें लगी थी। सांप ने अंदर झांक कर देखा, यहाँ कोई पहरेदार नहीं था। सांप सुलाखों में से होकर अंदर चला गया। अंदर एक तंग सा कमरा था जिसके कोने में एक दिया जल रहा था। सांप दिए के करीब आया तो देखा कि घास पर उसके बिस्तर पर एक औरत लेटी हुई थी। यही मलका थी।
सांप परे हट गया। उसे खतरा था कि अगर उसने अचानक सांप से इंसानी शक्ल इख्तियार की तो मलका डर जाएगी और उसके मुंह से चीख निकलकर पहरेदारों को खबरदार कर देगी। अंबर कोने में जाकर बैठ गया। फिर उसने एक गहरा सांस लिया और इंसान की शक्ल में आ गया। इंसानी शक्ल इख्तियार करते ही वो दबे पांव मलका के पास गया और उसको आहिस्ता से जगाया। मलका ने आंख खोलकर देखा, समझी कि रोमी जल्लाद उसे कत्ल करने के वास्ते ले जाने के लिए आया है। बोली, मैं तैयार हूँ जल्लाद, मैं मलका हूँ, तुम देखोगे कि मैं मलका की शान के साथ जान दूंगी। नाग ने कहा, मलका मैं जल्लाद नहीं हूँ। तो फिर तुम कौन हो, क्या करने आए हो? मलका ने पूछा तो नाग ने कहा, मलका मेरी बात गौर से सुनो। सबसे पहले तो ये एक निशानी देख लो ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। नाग ने जेब से शहजादी की अंगूठी निकालकर मलका के आगे रख दी। मलका ने अंगूठी देखी तो एकदम से चौंक पड़ी। ये तो मेरी बेटी की अंगूठी है, तुमने कहाँ से ली? नाग ने कहा, ये अंगूठी मुझे तुम्हारी बेटी ने दी है। क्या वो जिंदा है? हाँ, और मेरा बेटा, मेरा शहजादा, वो कहाँ है? वो भी जिंदा है। कहाँ है मेरे जिगर के टुकड़े? नाग ने कहा, वो एक महफूज जगह पर हैं और मैं तुम्हें भी उनके पास पहुंचाने के लिए आया हूं। तुम कौन हो और अंदर कैसे आ गए? नाग ने कहा, मलका ये वक्त इन बातों का नहीं है। मैं तुम्हारा हमदर्द हूं और मेरे साथ मेरे साथी भी हैं। हमने फैसला किया है कि जालिम डोसार से तख्तो ताज छीन कर तुम्हारे बेटे को दिलाया जाए और तुम्हें बादशाह की मलका माँ बनाकर तुम्हारा शाही राज फिर से बहाल कर दिया जाए। मलका ने कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। नाग ने कहा, यकीन करें मलका, ऐसा ही होगा। मलका ने कहा, तुम मुझे यहाँ से कैसे निकाल सकोगे? यहाँ तो कदम कदम पर जल्लाद पहरा दे रहे हैं। नाग बोला, जिस तरह मैं यहाँ जिंदा सलामत आ गया हूँ उसी तरह मैं आपको भी यहाँ से जिंदा सलामत वापस ले जाऊंगा। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। नाग ने कहा, आप तैयार रहें, कल रात मैं आऊँगा और आपको यहाँ से निकाल कर ले जाऊँगा। मलका नाग का मुंह तक रही थी कि ये तन्हा और अकेला नौजवान इतना खतरनाक काम कैसे करेगा। नाग ने कहा, अब मैं जाता हूँ, तुम सो जाओ। इसका मतलब ये था कि मलका मुंह दूसरी तरफ करके आंखें बंद कर ले ताकि वो नाग को सांप बनते ना देख सके। मगर मलका ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम जाओ, मैं अभी से तुम्हारा इंतजार करने लगूंगी। नाग सोच में पड़ गया कि क्या करे, बाहर कैसे जाए। इतने में पहरा देने वाला सिपाही चक्कर लगाता वहां आ गया। उसने मशल की रोशनी अंदर डालकर देखा, नाग एकदम से घास के अंदर छुप गया। पहरेदार ने उसे न देखा था। उसने मलका को जागते देखा तो कड़क कर बोला, ओ बूढ़ी औरत, तू क्यों जाग रही है? जल्दी से मुंह दीवार के साथ करके सो जा। तेरी जिंदगी की आज आखिरी रात है, कल इस वक्त तुझे फांसी मिल जाएगी। मलका ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया और झूठ मूठ आंखें बंद कर ली। नाग ने इतनी मोहलती गनीमत जानी और घास के ढेर में लेटे लेटे सांप की शक्ल इख्तियार कर ली और रेंगता हुआ दरवाजे के सुलाखों से बाहर निकल गया। इस तरह सारा रास्ता अबूर करके नाग सांप की शक्ल में किले की बारादरी में आ गया। वो बारादरी से उतरकर बैरक की तरफ रेंग रहा था कि एक रोमी सिपाही की उस पर नजर पड़ गई। सांप, वो चिल्लाया। इसके साथ ही सिपाही ने नेजा मारा। अगर सांप उछलकर परे न हट जाता तो वो नेजा में पिरो दिया जाता था। कमबख्त का निशाना बड़ा गजब का था। इससे पहले कि सिपाही दूसरा हमला करता, नाग ने एक स्याह चमगादड़ की शक्ल बदली और फड़फड़ करता उड़ गया। सिपाही ने सांप की जगह पर से एक स्याह चमगादड़ को उड़ते देखा तो कुछ हैरान सा हुआ। झुक कर सांप को तलाश करने लगा। सांप कहीं भी नहीं था। फिर आसमान की तरफ मुंह करके चमगादड़ को तकने लगा। चमगादड़ भी वहां नहीं था। सर को झटक कर आगे चल दिया। नाग चमगादड़ की शक्ल में उड़ता उड़ता अपनी बैरक की डोरी में आने के बजाय सीधा किले से निकलकर गार में पहुंच गया। इंसानी शक्ल बदलकर उसने अंबर को जगाया, सारी सूरत हाल बताई। अंबर ने कहा, इसका मतलब यह है कि वो लोग कल मलिका को फांसी देने वाले हैं। हाँ, अगर इत्तेफाक से पहरेदार राउंड लगाता वहां ना आ जाता तो मुझे ये खबर कभी ना होती। फिर तो मलिका को हर हालत में कल शाम तक निकाल लाना चाहिए। यही कहने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। अंबर ने कहा, मेरा साथ जाना बेकार है। मारिया का भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि गायब तुम भी हो सकते हो, बल्कि तुम गायब होकर शक्ल भी बदल सकते हो। उड़न तश्तरी में इसलिए ले जाकर मलका को उगा करना नहीं चाहता कि इस तरह से वहाँ शोर मच जाएगा और हो सकता है कि मलका को कोई नुकसान पहुँच जाए। इसलिए बेहतर यह है कि तुम रात के अंधेरे में किसी तरह से पहरेदारों को हिला करते हुए मलका को लेकर किले से बाहर आ जाओ। वहाँ मैं घोड़े लेकर तुम्हारा इंतजार करूँगा। अगर तुम समझते हो कि तुम ऐसा कर सकोगे तो ठीक है, वरना मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। नाग ने कहा, तुम्हारे साथ जाने की जरूरत नहीं है भाई अंबर, मैं अकेला ही ये सारा काम कर लूंगा। अंबर ने पूछा, तुम्हें किले के किसी खुफिया रास्ते का इल्म है जहां से तुम मलका को निकाल कर ला सकोगे? नाग बोला, हाँ, पिछली दीवार की जानिब से एक दरवाजा है, अगरचे वहां पर पहरा रहता है, मगर मैं वहां से मलका को निकाल कर ले आऊंगा। तुम कल आधी रात के गुजरने से पहले उस दरवाजे वाली दीवार की दूसरी तरफ घोड़े लेकर मेरा इंतजार करना। मैं उसी जगह से मलका को लेकर निकलूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। वो बदबख्त मेरा आका अगर जाग पड़ा तो मेरी जान को खा जाएगा।
कौन आका? अमर ने पूछा। ये बात मैं बताऊंगा, नाग ने हंसकर कहा और उड़न तश्तरी से बाहर निकल गया। गार से बाहर निकलकर वो एक बार फिर कबूतर बनकर किले की तरफ उड़ने लगा। रातों रात वो अपनी बैरक की ड्योढ़ी में आकर सो गया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसके रोमन आका की आंख नहीं खुली थी। दूसरे दिन नाग ने किले की पिछली दीवार का चक्कर लगाकर हर शय का अच्छी तरह से जायजा ले लिया। उसने मालूम किया कि दीवार का दरवाज़ा छोटा है मगर लोहे की सुलाखों से बंद है और पीछे लोहे की चादर लगी है और बाहर से कुछ नजर नहीं आता। पहरेदार तलवारों नेज़ों के साथ वहां बराबर पहरा दे रहे थे। नाग वापस आ गया। उसकी बैरक में रोमन आका उसका इंतजार कर रहा था। कमबख्त, कहाँ मर गया था तू? हजूर आपके लिए गुलाब के फूल तलाश कर रहा था, ये देखिए चंद फूल आपके लिए लाया हूँ। उल्लू की तुम, गुलाब के फूल लाने से तो बेहतर था कि बाग से मेरे लिए कुछ संगतरे ही तोड़ लाता। हजूर गलती हो गई, अभी जाकर संगतरे तोड़ लाता हूँ। अब बक बक बंद कर और मेरे सर की मालिश कर। रोमन आका ने डांट कर नाग से कहा और नाग जैतून का तेल लेकर उस रोमन सिपाही के सर के घने बालों की मालिश करने लग गया। साथ ही साथ वो दिल में नक्शा बना रहा था कि उसने रात को किस जगह से किस भेस में तहखाने में पहुंचना है और किस तरह से मलिका को साथ लेकर वहां से बाहर निकलना है। उधर मलिका भी परेशान थी और सोच रही थी कि उसका हमदर्द जाने आए या ना आए। मलिका को मालूम था कि रात को उसकी गर्दन काट दी जाएगी। वो मौत से नहीं डरती थी मगर उसके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि मरने से पहले अपने बेटे और बेटी की शक्ल देख ले। रात हो गई। किले में जगह जगह मशालें रोशन हो गई। फांसी घर में मलिका की गर्दन काटने की तैयारियां होने लगी। जल्लाद ने कुल्हाड़ा तेज करके दीवार से लगाकर रख दिया। वो टोकरी भी लाकर रख दी गई जिसमें मलिका के सर को काट कर गिरना था। उधर नाग अंधेरा होते ही अपनी ड्योढ़ी से बाहर निकला। अभी वो 2 कदम ही गया था कि उसके रोमन आका ने पीछे से कड़क कर कहा, ओ बदबख्त, कहाँ जाता है इस वक्त? नाग ने रुक कर कहा, जनाब जरा अपनी वालदा की खबर लेने जा रहा हूँ। रोमन आका ने गाली देकर कहा, खबरदार, अगर एक कदम भी उठाया वापस आ जा। उसके साथ ही उसने उठकर नाग को रस्सी से बांध दिया और कहा, अब मैं तुम्हें कैद करूंगा, रात भर कैद रखूंगा, फिर तुम्हें बगैर इजाजत यहां से जाने का मजा मिल जाएगा। नाग अब ये देर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने रोमन आका की गर्दन पकड़कर कहा, अहमक कहीं के, तेरा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। रोमन आका ने अपने गुलाम के मुंह से ये अल्फाज सुने तो एक बार तो कांप गया। फिर गुस्से में लरज़ा और कमर से खंजर निकालकर नाग के सीने में घूमने ही वाला था कि नाग ने गहरा सांस लिया और कबूतर बनकर फड़फड़ करता उड़ गया। रस्सी उसके बाजू से निकलकर नीचे गिर गई। खंजर रोमी सिपाही के हाथ में ही पकड़ा रह गया और वो फटी फटी आंखों से आसमान की तरफ देखने लगा जहां अंधेरे में कबूतर गुम हो गया था। फिर वो चकराया और बेहोश होकर गिर पड़ा। नाग बारादरी के पार जाकर एक दरख्त पर बैठ गया। वहां से उसने देखा कि तहखाने के पहले दरवाजे पर दोनों सिपाही पहरा दे रहे थे और दीवार के साथ लगी मशालें जल रही थी। नाग ने सांप का रूप बदला और दरख्त पर से रेंगता हुआ उतरकर नीचे आ गया। अब उसने रेंगते हुए दरवाजे की तरफ चलना शुरू कर दिया। वो अंदर जाने से पहले उन पहरेदारों को हिला करना चाहता था ताकि वापसी पर ये रुकावट न डालें। ये काम कोई इतना मुश्किल नहीं था। नाग ने बारी बारी उन दोनों को हमेशा की नींद सुला दिया। फिर एक सिपाही की चमड़े की थैली से चाबी निकालकर दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर दरवाजे को उसी तरह बंद कर दिया। यही काम उसने नीचे जाकर दूसरे दरवाजे के पहरेदारों के साथ किया। वहां से भी दरवाज़ा खोलकर वो सीधा मलिका के पास पहुंच गया और उसे साथ लेकर पहले दरवाजे से गुजरकर दूसरे दरवाजे की तरफ जा रहा था कि सामने से 2 सिपाही आते नजर आए। ये एक तंग सी राहदारी थी। दोनों सिपाही एक मोड़ पर से अचानक उसके सामने आ गए थे। सिपाहियों ने मलिका को फरार होते देखा तो तलवारें निकालकर हमला कर दिया। नाग ने देखा कि मामला खतरनाक हो चुका है। ज्यादा गौर करने का वक्त नहीं था। पर उसी वक्त एक खूंखार शेर का रूप बदलकर जोर से गरजा और ऐसा पंजा मारा कि दोनों सिपाहियों की गर्दनें टूट गईं। मलिका ने यह आलम देखा तो बेहोश होकर गिर पड़ी। नाग इंसान की शक्ल में आ गया मगर परेशान था कि अब मलिका को किस तरह से होश में लाए। मजबूरन उसे उठाकर कंधे पर डाला और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले आखिरी दरवाजे में से निकलकर बाहर आ गया। मशालें जल रही थी और दोनों सिपाहियों की लाशें वहां जमीन पर पड़ी थीं। नाग मलिका को उठाए तेजी से घूमकर किले की पिछली दीवार की तरफ आ गया। यहाँ झाड़ियों में उसने मलिका को लिटा दिया और देखा कि सामने किले की दीवार से छोटे दरवाजे पर 2 सिपाही पहरा दे रहे थे। अब मलिका का होश में आना जरूरी था। नाग ने मलिका को हिलाया जुलाया। थोड़ी देर के बाद वो होश में आ गई और खौफजदा नजरों से नाग को तकने लगी। नाग ने कहा, मैंने जादू का शेर पैदा कर दिया था, बस इससे ज्यादा कुछ ना सोचें। हिम्मत करें, हम किले से बाहर निकलने ही वाले हैं। इतने में पीछे से शोर उठा। सिपाही घोड़े दौड़ाते आए और दरवाजे पर पहरा देते सिपाहियों से चिल्लाकर कहा, मलिका फरार हो गई है, खबरदार हो जाओ। दोस्तों, ये कहानी जारी है। क्या नाग मलिका को किले से बाहर निकाल सका? अंबर और मारिया ने उड़न तश्तरी से कब हमला किया? शहजादी और शहजादे को तख्त किस तरह से मिला? ये सब हालात जानने के लिए इसी कहानी की अगली किस्त मुलाहिजा कीजिए नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।
और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।